श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल। मस्त, आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर का आलम कंसेप्ट, फार्मूला, जितने भी लॉ, थ्योरी, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें हम एक बेहतरीन वे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। और सबसे बेहतरीन कि आप को कैसे पढ़ना है सर, हम पढ़ाते चलेंगे। आपको अपने सामने कॉपी और कलम को यानी पेन को लेकर बैठ जाना है और एक बेहतरीन तरीके से यहां से आप नोट्स बनाते चलिएगा और आपको अच्छे से लास्ट में सारी चीजें एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा बच्चे। तो एक बार से फिर से हमारे इस यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम पर आपका स्वागत है। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, चाहे वो हमारे कंपटीशन जेईई नीट के हों, चाहे वो हमारे यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन के हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, क्योंकि कंसेप्ट में सर कोई चेंजिंग नहीं होता है। एकदम बेहतरीन तरीके का कंसेप्ट तो होता है और सबका कंसेप्ट सर, जितने भी कंटेंट हैं सर सेम होते हैं, बस चैप्टर हो सकता है किसी के आगे एंड पीछे हो सकते हैं। तो देन अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को एक बेहतरीन वे में। तो सबसे पहले आज हमको पढ़ना है सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या है सॉल्यूशन? क्या ये मैथ का सॉल्यूशन है? क्या ये केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है? क्या ये फिजिक्स का सॉल्यूशन है? क्या ये इंग्लिश का सॉल्यूशन है? तो नो सर, दिस इज द केमिस्ट्री सॉल्यूशन। ये केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है। और आज इस केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में हमको बहुत बेहतरीन से इस मिस्ट्री को समझना है कि सारी चीजों को हम अच्छे से अच्छे वे में बेहतरीन तरीके से करते जाएंगे बेटा। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है कौन सा, आपको यहां तक नॉलेज हो गया होगा कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, इन सारी चीजों पे। तो सबसे बात करते हैं, सबसे पहली चीज में बात करता हूं सॉल्यूशन की। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सर सॉल्यूशन है क्या? क्या है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन को हमको क्यों पढ़ना पड़ता है? देखो, हमारी जो डेली के जो जितने भी हमारे रूटीन से, जितने भी हमारे डेली लाइफ में जो चीज होती है इंपॉर्टेंट होती है, चाहे हम दाल खा रहे हैं, चाहे हम चावल खा रहे हैं, चाहे हम जो भी चीजें, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, टी पी रहे हैं, जो भी चीजें हम यहाँ पे अपने अंदर टैगिंग कर रहे हैं, उसके अंदर, सबके अंदर एक कहीं ना कहीं सोल्यूशन का पार्ट है, कहीं ना कहीं उसके कंसंट्रेशन टर्म में किसी ना किसी की मेजरमेंट है। लेकिन बच्चों को यहाँ पे सर कंफ्यूजन होता है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारी डेली लाइफ में सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज है सर, सोल्यूशन ही है। सोल्यूशन के बिना हम किसी भी चीज को, किसी भी पार्ट को, या किसी भी हम मील्स को, किसी भी हम फूड को यहाँ पे डिलीशियस नहीं बना सकते हैं। ये बात आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर दो मेरी बात से। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुमको क्या करना है, यहाँ पे देखना पड़ेगा सर कि सॉल्यूशन चैप्टर में हमको क्या पढ़ना। व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या है सॉल्यूशन? क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन और ए ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। इनके कहने का तात्पर्य है, इनके कहने का मतलब ये है कि भैया जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सर होमोजेनियस, व्हाट इज द होमोजेनियस? क्या होता है सर होमोजेनियस? सपोज करो आपके पास, आपने अपने डेली लाइफ में इस चीज को देखा होगा और आपने इसको बनाया भी होगा। क्या सर? शिकंजी। क्या आप जब शरबत बनाते हो घर पे, गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग क्या बनाते हैं बेटा, शरबत बनाते हैं। और शरबत के अंदर क्या करते हैं, आप एक पतीला लेते हो या आप इस बर्तन के अंदर, ये वशील होता है, इस वशील के अंदर क्या डालते हो, वाटर डालते हो। क्या डालते हो बच्चा? वाटर डालते हो। और वाटर के अंदर आप यहाँ पे शुगर डालते हो। क्या डालते हो? शुगर डालते हो। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना चीजों को, जब शुगर को आप वाटर के अंदर मिक्स करते हो तो उसमें एक चीज आपको दिखता होगा। सॉल्यूशन कई टाइप से होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप मिक्स करते हो, यहाँ पे जो मिक्स करते हो, वहां पे आप एक बहुत डिफरेंट चीज देखते हो। वो डिफरेंट चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो डिफरेंट चीज क्या है मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि जब वाटर में आप शुगर को मिक्स करते हो तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा सर कि हमने जब वाटर के अंदर शुगर को डाला तो शुगर जो है पूरी तरह से उसके अंदर क्या हो गया, डिस्पियर हो गया, मतलब उसके अंदर खो गया। उसके अंदर क्या हो गया सर, उसके अंदर क्या हो गया सर, उसके अंदर पूरी तरह से ये मिक्स्ड हो गया। क्या हो गया सर? पूरी तरह से क्या हो गया, उसके अंदर मिक्स्ड हो गया। और मिक्स्ड होने के बाद अब हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स नहीं दिख रहे हैं सर। अब इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी सोल्यूशन में ऐसा कोई कंपोनेंट या ऐसा कोई पार्ट या कोई ऐसी थिंग्स को डालते हैं जो पूरी तरह से वाटर के अंदर सोल्यूबल हो। अब आप अगर इसको, इस शरबत को, इस शिकंजी को यहां से टेस्ट करते हो तब भी इसका स्वाद यहां रहेगा, यहां से टेस्ट करते हो तब भी उसका स्वाद वही रहेगा, यहां से टेस्ट करते हो तब भी उसके टेस्ट में कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। और अगर तीनों पार्ट में, अपर, मिडिल
एंड इनर, यहाँ पे अंडर, यहाँ पे तीनों जगह पे अगर इसके स्वाद यानी इसका टेस्ट सेम है तो दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर। समझ गए होगे, मेरे ख्याल से आप एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होगे कि व्हाट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि आप किसी भी वाटर के अंदर अगर शुगर डालते हो और उसके बाद आप कहीं से भी टेस्ट करो, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो नीचे हो, कहीं से भी आप अगर टेस्ट करते हो तो उसका स्वाद उसका टेस्ट एक ही जैसे आएगा, कहीं पे ज़्यादा नहीं होगा, कहीं पे कम नहीं होगा। और इस तरह के सोल्यूशन को हम होमोजेनियस मिक्सचर करते हैं। सर समझ गए इतना बात? ठीक है सर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, सॉलिड है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। अब इसको मान लो आप शुगर ही है कि क्या ये शुगर है। जब इसको हमने इसमें डाला तो इसके अंदर क्या बन गया सर, सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन बन गया तो उसके अंदर अब हम क्या करें, मान लो ये अगर हमने क्या बना लिया है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसको शिकंजी बना लिया है, अगर शरबत नींबू पानी क्या बना लिया, अगर मैंने यहाँ पे मान लो नींबू पानी बना लिया है, नींबू पानी बन गया है, तो अब समझ लो आप यहाँ से टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट करो, कहीं से भी टेस्ट करो, उसका जो टेस्ट होगा वो सेम होगा। और टेस्ट अगर सेम है तो इसका मतलब है सर, कि ये जो है होमोजेनियस मिक्सचर यहाँ पे हो चुका है। समझ गए बेटा? यहाँ तक क्लियर? जी सर। आगे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सर सोल्यूट और एक होता है सर सॉल्वेंट। क्या? फिर से एक सोल्यूट। अच्छा, इस चैप्टर में हमें किस सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है? तो इस चैप्टर में हमें दो कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे, दो से ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से कम तो नहीं होंगे, क्योंकि दो से कम होंगे सर सोल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो दो से अगर ज्यादा होंगे तब उस सोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है, उसे टर्नरी बोलते हैं, टर्नरी सोल्यूशन के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में बेटा? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है हमको, बाइनरी सोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें और किसी के बारे में नहीं पढ़ना है, इस बात पे ध्यान दो। और बाइनरी सोल्यूशन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है क्या, सोल्यूट। अब बात आ गई सर कि यहीं पे इसको चेक कर लो, क्या है सॉल्वेंट और क्या है सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है? अगर सोल्यूशन के अंदर जिसके कंपोनेंट की नंबर ऑफ मेजरमेंट जिसका हायर होगा, जिसका ज्यादा होगा, मतलब समझो आपने अगर इस वाटर के अंदर ध्यान से समझना, ठीक है बेटा? यहाँ पे इस वाटर के अंदर, वाटर है यहाँ पे, ठीक है, इस वाटर के अंदर आप क्या करो, वाटर के अंदर यहाँ पे क्या मिला लिया आपने, शुगर मिला लिया। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे किसकी मेजरमेंट ज्यादा होगी, वाटर की या शुगर की? किसकी मेजरमेंट ज्यादा है, वाटर की कि शुगर की? तो आपने अगर देखा ध्यान से तो सर वाटर का मेजरमेंट यहाँ पे सर क्या है, हाई है। क्या है बेटा? हाई है। और यहाँ पे शुगर क्या है सर, ये इसकी मेजरमेंट क्या है सर, लो है। तो जो लो है उसको हम बोल देंगे सर क्या, सोल्यूट। और जो यहाँ पे हाई है यानी जिसकी मेजरमेंट यहाँ पे ज्यादा है उसको हम बोल देंगे सर सॉल्वेंट। समझ गए मेरी बात? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? एक मीडियम होता है। क्या होता है बेटा? ये एक मीडियम होता है। और सोल्यूट क्या होता है? यहाँ पे आपका सोल्यूट क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ यहाँ पे सोल्यूशन बढ़ते जाएंगे। हो सकता है बाइनरी हो, टर्नरी हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? एक मीडियम होता है। क्या करता है? सोल्यूशन में एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि अगर आप किसी भी वाटर में अगर शुगर डालते हो तो वाटर क्या करेगा सर, स्वीट हो जाएगा। साल्ट डालते हो आप, यहाँ पे साल्ट डालोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो जो भी चीजें आप ऐड करोगे वो मीडियम प्रोवाइड कर देगा। बस सिंपल सा लॉजिक यही है सर इसके पीछे का, ठीक है सर। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं सर, ठीक है, ठीक है। अब टाइप ऑफ सोल्यूशन में हम देखते हैं, सबसे पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन है और सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो यहाँ पे एक ध्यान सुनना तुमको कि सैचुरेटेड सोल्यूशन और यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या अंतर है, सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है, और यहाँ पे चीजें हैं। और एक हमारे पास यहाँ पे होता है बेटा क्या, अनसैचुरेटेड भी होता है, अनसैचुरेटेड भी होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें हम सैचुरेटेड क्या होता है, व्हाट इज द सैचुरेटेड, क्या होता है सर, व्हाट इज द सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का मतलब हो गया, यहाँ पे आप ध्यान से सोचो, सैचुरेटेड का मतलब हो गया यहाँ पे कि जब डिजोल्व सोल्यूट इन एट सैचुरेशन पॉइंट नो मोर कैन डिजोल्व। मतलब कि ध्यान से सुनना, जैसे आप पानी में जब निरमा डालते हो,
पानी में जब निरमा डालते हो तो क्या करते हो, जब निरमा डालते हो आप उसके अंदर कोई भी आप यहाँ पे क्या करते हो, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर जब उसके अंदर मिक्स करते हो तो आपने एक चीज़ को देखा होगा अच्छे से कि वाटर के अंदर जो हमारा डिटर्जेंट है उसके कुछ वाइट रंग के मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कुछ तो उसके अंदर एकदम डिजोल्व हो गए होते हैं और कुछ लोग डिजोल्व नहीं हुए होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं सर, सैचुरेटेड यहाँ पे सोल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड का क्या मतलब हो गया सर, सुपर सैचुरेटेड का मतलब हो गया कि जैसे हम किसी भी वाटर के अंदर कोई भी एक सॉल्वेंट, कोई भी एक सॉल्यूट डालते हैं, जैसे आप मान लो बालू, अब बालू को आपने डाल दिया तो क्या होता है सर, इसके नीचे जाके क्या होता है, ये इसके क्या होता है, डिजोल्व सॉल्यूट इन द अबव सैचुरेटेड पॉइंट एडिशन सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, गेदर एट द बॉटम, यहाँ पे जाके वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, क्यों, उसमें अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाते। वो अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया जैसे आप डालते हो यहाँ पे शुगर के साथ साल्ट या फिर शुगर वाटर के साथ शुगर डाल देते हो या साल्ट डालते हो तो अच्छे से क्या होता है उसमें डिजोल्व हो जाता है, तो इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ये बोल रहा है डिजोल्व सॉल्यूट इन बिलो सैचुरेटेड पॉइंट मोर कैन डिजोल्व। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे मिक्स कर सकते हो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे है क्या, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं डिल्यूट एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड एंड डिल्यूट। क्या होता है, कंसंट्रेटेड एंड डिल्यूट होता है। अब बात आती है कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि हाई पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है हाई, और यहाँ पे क्या होता है इसका लो। क्या, अब हाई और लो का क्या मतलब समझोगे सब, कि यहाँ पे जो हमारे सोल्यूट, जो यहाँ पे सोल्यूट होते हैं उनकी संख्या, उनका नंबर्स ऑफ, यहाँ पे नंबर्स ऑफ मेजरमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट सोल्यूट की सर क्या होती है सर, बहुत कम होती है, लो में होती है। क्या होती है सर, लो होती है। क्या होती है बेटा, लो होती है। और यहाँ पे क्या होती है सर, हाई होती है। क्या होता है, हाई। जैसे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है हमारे पास, चेक करो यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास क्या है सर, डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर हमने एक चीज देखा कि डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर जैसे हम किसी भी रंग को, किसी कलर को मिला रहे हैं, अगर उसके अंदर हम कम कलर डालेंगे, मान लो मैंने इसके अंदर रेड कलर को यूज किया, ठीक है, वाटर के अंदर रेड कलर को यूज किया, तो अगर मैं यहाँ पे रेड कलर को, यहाँ पे नंबर ऑफ मेजरमेंट अगर यहाँ पे कम होगा, नंबर ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे कम होगा, तो वो डाइल्यूट होगा, क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अगर हमने रेड रंग को डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड कलर को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इस वाटर के अंदर, तो क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। कंसंट्रेशन मतलब इसकी मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ गई, और सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सॉल्यूट की मात्रा कम होगी तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा। सॉल्यूट की मात्रा अगर बढ़े, सॉल्यूट की मेजरमेंट अगर यहाँ पे बढ़ रही है तो डाइल्यूट, अगर सॉल्यूट की मात्रा ही, कंसंट्रेशन यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेजरमेंट इसकी हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास कंसंट्रेशन सोल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। दैट इज द इक्वल। यहाँ पे देखो हमने ऐड किया है तो यहाँ पे जिसकी मात्रा कम है, यहाँ पे इसका कम है तो क्या हो जाएगा सर, डाइल्यूट हो जाएगा। यहाँ पे सर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा सर, कंसंट्रेशन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। इस प्रकार से हमारे पास है। तो इसके किसके पार्ट है सर, ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के पार्ट है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। अब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के आधार पर हम यहाँ पे एक्सप्रेस कंसंट्रेशन मेथड बनाते हैं। यहाँ पे मतलब कंसंट्रेशन मेथड को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर इस वाटर के अंदर हमने कितना, इस वाटर के अंदर हम कितना यहाँ पे रेड कलर मिलाया, हो सकता है सर हमने यहाँ पे 1 ग्राम डाला हो सकता है यहाँ पे 2 ग्राम, हो सकता है 50 ग्राम, हो सकता है 15 ग्राम, तो जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया तो इसके कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हो सकता है मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, या वाटर के नंबर मोल्स कितने हैं और यहाँ पे कलर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, या हो सकता है मैं इसके अंदर अल्कोहल ऐड करूँ, या हो सकता है मैं इसके अंदर जो भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं तो चीनी ऐड कर रहे हैं, टी बना रहे हैं तो हम वाटर के साथ चीनी ऐड कर रहे हैं, दूध ऐड कर रहे हैं, जो भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ चेक करूँगा कि यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट को कितने मेजरमेंट में हमें ऐड करना है, जिससे हमारी जो अपने, जैसे मैं यहाँ पे अगर मान लो शरबत बना रहा हूँ, तो शरबत के अंदर जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से हम उसके शुगर ऐड करते हैं। अब कितना शुगर ऐड करना है तो उसकी मेजरमेंट को हमको फाइंड अप करना पड़ेगा कि हमारे पास अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर के अंदर हमें कितना शुगर ऐड करें जिससे सारे लोग का टेस्ट बराबर रहे और सबके अच्छे से अपने आप से कंपोनेंट उनका अच्छा रहे। तो इस वजह से उस चीज़ों को, उन चीज़ों को, नॉर्मल चीज़ों को हम निकालने के लिए हम यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चा, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है फिजिकल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे
केमिकल कंसंट्रेशन, तो सारी चीजें वो हो सकती हैं, समझ गए। फिजिकल भी हो सकते हैं सर, केमिकल कंसंट्रेशन, फिजिकल कंसंट्रेशन दोनों हो सकती हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है बेटा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास किस प्रकार के सोल्यूशन हो सकते हैं यहाँ पे, इसको चेक करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा चेक करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब हो गया, जैसे हमारे पास ये एक वेसल है और इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। हमने इसके अंदर जब वाटर को ऐड किया, वाटर को ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे एक चीज को चेक किया सर, कि अब हमें क्या करना है, इसके टेस्ट को किसके हिसाब से बनाना है। यहाँ पे मान लो 100 पीपल है, कितने 100% है, ठीक है 100% है, और इनके टेस्ट के हिसाब से हमें इसको एकदम क्या बनाना है, टेस्टी बनाना है। क्या बनाना है, टेस्टी बनाना है। तो अब क्या करोगे, तो आपको ये यहाँ पे नॉलेज में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर किस मेजरमेंट में हम वाटर को ऐड करें, किस मेजरमेंट में हम यहाँ पे सॉल्यूशन वाटर के साथ साथ शुगर को ऐड करें, और शुगर के साथ जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उनको कितने, कभी कभी आपने देखा होगा सर, जब हम घर पे वेजिटेरियन बनाते हैं, वेजिटेबल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो नमक ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमको क्या होता कहते हैं, आपने आपके घर में देखो सुना होगा कि सर अंदाज नहीं है सर। क्या सर? क्योंकि आप क्या कर पाते हो, आपको वहाँ पे कंसंट्रेशन पता ही नहीं होती सर, किसी की यहाँ पे मेजरमेंट आपको पता ही नहीं होती। तो जब आप सही चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे ऐड करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे फिर एक बेहतरीन तरीके से बनती हैं, ठीक है बच्चा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं सर, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमको दो तरह से पढ़ना पड़ता है। मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमें दो तरह से, दो पार्ट को पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। तो ये कंसंट्रेशन जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ। तो चेक कर सकते हो यहाँ पे कि द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में वी डिफाइन एज द अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। मतलब कहने का तात्पर्य इतना है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितना सोल्यूट हमें ऐड करना है सोल्यूशन के अंदर, कितने सोल्यूट। जैसे आप क्या बना रहे हो, आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम क्या बनाते हैं, शिकंजी शरबत, तो उसके पानी के अंदर कितना हमें शुगर डालना है। शुगर की मात्रा कम होगी, वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी। शुगर की मात्रा कम है तो हमारा सोल्यूट हो, और जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। क्लियर है? ठीक है सर। अब इसको हम दो तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो तरह से इसको हम दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है सर फिजिकल मेथड, क्या होता है बेटा, फिजिकल मेथड होता है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है सर केमिकल मेथड। क्या होता है बेटा, एक हमारे पास होता है सर केमिकल मेथड। क्या होता है बेटा, केमिकल मेथड होता है। अब फिजिकल मेथड के अंदर क्या क्या आता है, फिजिकल मेथड के अंडर में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है सर मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज, जिसको आप बोलते हो W/W, ठीक है। दूसरा आता है सर वॉल्यूम परसेंटेज, क्या, वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको आप बोलते हो सर V/V परसेंटेज। तीसरा हमारे पास जो आता है सर मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसको आप बोलते हो सर M/V परसेंटेज। एक हमारे पास होता है सर पार्ट्स PPM, क्या बोलते हैं इसको, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन को एक नाम यहाँ पे और होता है पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, यहाँ 10⁻⁹ होता है, यहाँ पे 10⁻⁶ होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए सर फिजिकल मेथड हो गए, ये क्या हो गया सर फिजिकल मेथड हो गए। अब केमिकल मेथड की अगर यहाँ पे मैं बात करना स्टार्ट करूँ, केमिकल मेथड के अंदर कहते हैं कौन से आते हैं सर, केमिकल मेथड के अंदर हमारे क्या कौन से आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है सर, यहाँ पे मोलालिटी, क्या बेटा, मोलालिटी। फिर हमारे पास क्या आता है सर मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी। फिर हमारे पास क्या आता है सर नॉर्मेलिटी, क्या बेटा, नॉर्मेलिटी, क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है। फिर हमारे पास क्या होता है सर, फिर हमारे पास क्या होता है सर, फिर हमारे पास क्या होता है सर, यहाँ पे मोल होता है, मोल फ्रैक्शन को बोलते हो, मोल फ्रैक्शन, क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। फिर हमारे पास क्या होता है सर यहाँ पे फॉर्मेलिटी, क्या, फॉर्मेलिटी। ये इसके केमिकल मेथड है, ये सारे कौन से हैं सर, केमिकल मेथड है। ये सारे क्या है सर, ये इसके फिजिकल मेथड है। तो फिजिकल मेथड को हम अलग टर्म्स में पढ़ेंगे और हम केमिकल मेथड को हम अलग टर्म में पढ़ेंगे। दोनों होंगे सर साथ में, लेकिन दोनों को पढ़ने का तरीका जो जरिया है वो एक ही है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, द मेजरमेंट ऑफ सोल्यूट in presence of solution is called to concentration of solution. You can say that is the concentration of solution may be defined as the amount of solute
प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, देन यू कैन से इज द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन सर किसी का भी हो सकता है सर, वॉल्यूम का हो सकता है, मास का हो सकता है सर, किसी भी क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पार्टीशंस क्या हो गया हमारे पास, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है मास परसेंटेज। व्हाट इज द मास परसेंटेज? देन यू कैन से दैट इज द मास परसेंटेज, इट इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इनके कहने का ये मतलब है कि भैया 100 ग्राम के सोल्यूशन में जो हमारे यहाँ पे इज द अमाउंट ऑफ सैल्यूट जो भी प्रेजेंट हो। जैसे आपने देखा होगा ना, सिरप की बोतल आती है, जैसे आपको कभी कभी खांसी होती है तो सिरप की बोतल में आती है ना कि यहाँ पे कहते हैं 0.5%, 0.5 W/W परसेंटेज। मतलब कहने का मतलब है जो यहाँ पे ये परसेंटेज दिया गया है ना, एक्चुअल में ये मास परसेंटेज दिया गया है किसमें, 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम के अंदर। मतलब जो भी चीजें इसके अंदर में आ गई वो कितने यहाँ पे सोल्यूशन कितना होगा सर, 100 ग्राम। कितना होगा सर सोल्यूशन, कितना होगा सर, 100 ग्राम के ही सोल्यूशन के अंदर ये सैल्यूट की मात्रा, सैल्यूट की मेजरमेंट प्रेजेंट होगी सर। ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसको क्या बोलते हैं सर हम, W/W परसेंटेज। तो बोलते हैं यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। इस पर न्यूमेरिकल हम करेंगे एक बेहतरीन तरीके से, इनटू में क्या 100, इतना में क्या होता है बेटा 100। क्यों 100 हमने क्यों यूज किया, बिकॉज जिसके आप परसेंटेज कभी यूज करते हो, जब आप परसेंटेज यहाँ पे क्या करते हो सर, परसेंटेज को फाइंड अप करते हो, तो वहां पे क्या यूज होता है सर, हमेशा 100 मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है, वहां पे हमेशा क्या होता है बेटा 100 मल्टीप्लाई होता है। ये बात हमेशा से अपने अंदर नॉलेज में डाल लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज, जिसको बोलते हो V/V परसेंटेज। यू कैन से इट इज द डिफाइंड एज द वेट ऑफ 0.1 सैल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ml। देखो दोनों के अंदर पीछे बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉजिक नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। वहां पे ग्राम था, यहाँ पे ml है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, वहां पे सर मास की बात हो रही है। यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, ml में बात हो रही है, यहाँ पे मास की बात हो रही है। मतलब ये समझो आप किस प्रकार का मिक्सचर होगा यहाँ पे। अब ये अगर इसका मैं एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, अगर फर्स्ट वाले का, तो ये हो हमारे पास किसका सर, वाटर का। वाटर के साथ साथ वाटर किसमें होगा सर, ग्राम में होगा वाटर भी। और इसके अंदर हमने जो मान लो शुगर ऐड किया, ये भी कितने होगा सर, ये भी हमारे ग्राम में ऐड होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास है, इस तरह का जो सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज। जैसे आप एक यूज करते हो अल्कोहल के साथ, आप वाटर को यूज करते हो, अल्कोहल प्लस वाटर। अब यहाँ पे दोनों ml में है, ये भी ml में है और ये भी ml में है। देन ये समझो आप में कि यहाँ पे अगर आप अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, यहाँ पे समझना, अगर अल्कोहल का यहाँ पे अमाउंट अगर ज्यादा है, इसका अमाउंट अगर यहाँ पे अगर इसका हाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्वेंट। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा सर, सोल्यूट हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब बात ये हो गई कि वाटर को कितना अल्कोहल में ऐड करेंगे, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर, इट इज द डिफाइंड एज द वेट of 0.1 solute present in the 100 ml of solution. You can say that is the volume percentage। क्या वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा सर, V/V परसेंटेज। V/V परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं सर, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप वॉल्यूम ऑफ, सेम कंसेप्ट, जहां मास था वहां वॉल्यूम हो जाएगा, बाकी सेम चीज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इनटू में सर परसेंटेज निकालना है तो 100 करो सर। ये किस में होगा सर, ml में होगा। बात में किस में होगा सर, ये ml की बात कर रहा है सर। ये किसकी बात कर रहा है सर, ml की बात कर रहा है। देन दिस इज द फिजिकल या केमिकल मेथड, दिस इज द केमिकल मेथड। ये दोनों कौन से मेथड है सर, सॉरी फिजिकल मेथड है। कौन से मेथड है सर, दिस इज द फिजिकल मेथड। क्या है बेटा, ये फिजिकल मेथड है, समझ गए, ये फिजिकल मेथड है। क्लियर, ठीक है सर। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर, यहां तक सारे बच्चों क्लियर जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सारे बच्चों क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया, एकदम बेस्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज दिस, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। थोड़ा सा पीछे चलो, आपको एक एग्जाम्पल, एक बेस्ट दिखाते हैं, मास ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपने चेक किया, तो यहाँ पे जो सैल्यूट होगा, जो हमारे पास सैल्यूट होगा वो मास में होगा, ठीक है। सैल्यूट क्या होगा, मास में होगा, और जो सोल्यूशन होगा वो ml में होगा। तो इट इज द डिफाइंड एज द अमाउंट सैल्यूट ऑफ मास प्रेजेंट इन द 100 ml। तो इस तरह से इसके आप क्या बना सकते हो सर, डिफिनेशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो, डिफिनेशन। तो क्या बोल सकते हो, इट इज द प्रेजेंस ऑफ
सॉल्यूशन सॉल्यूशन 100, सोल्यूशन मतलब 100 ml की बात कर रहा हूँ मैं, सोल्यूशन मतलब 100 ml, इट इज द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूशन, आप सोल्यूशन 100 ml की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट इन मास, क्लियर, देन यू कैन से दैट इज द W बाई मास, क्या बोलते हैं इसको, W बाई एम, W बाई एम, W बाई एम, मास बाई वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे V होगा, माफ करना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी फॉर दिस, अब यहाँ पे ध्यान सुनो, क्या होगा, V बाई W%। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो उसका, इसके फार्मूले को आप उसी के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि जो हमारे पास यहाँ पे ml होगा वो नीचे होगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी मेजरमेंट ज़्यादा होती है वो नीचे, जिसकी मेजरमेंट ज़्यादा अमाउंट में होगी वो नीचे होगा, जिसकी मेजरमेंट कम अमाउंट में होगी वो ऊपर होगा। तो यहाँ पे आप डालते हो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में सर 100, देन यू कैन सॉल्व दिस नंबर, ओके। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है सर, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है पार्ट्स पर मिलियन। ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे आपने देखते होगे हलवाई को देखते हो ना, हलवाई होते हैं आपके यहाँ, हलवाई। तो इस समय देखो अभी क्या है कि रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है, रक्षाबंधन का त्यौहार पे क्या होता है, फेस्टिवल जो चलता है, तो क्या करते हैं वो जब मिठाइयाँ बनाते हैं तो मिठाइयाँ की लार्ज अमाउंट, जैसे खोआ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो खोए के अंदर थोड़ी सी क्या करते हैं, थोड़ा सा कोई एक केमिकल मिक्स कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर आप थोड़ी सी किसी भी केमिकल को, थोड़े से किसी भी पार्टिकल को, थोड़े से किसी भी कंपोनेंट को, मतलब उसकी अमाउंट बहुत लार्ज नहीं होगी, बहुत लो लार्ज, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अगर उसके अंदर हम ऐड करते हैं तो जना नहीं पाएगा। जैसे आप समझो कि अगर आपके पास कोई एक बहुत बड़ा वसेल है, उसके अंदर कितने हैं सर, 100 लीटर्स यहाँ पे मिल्क है, क्या है 100 लीटर्स क्या है यहाँ पे मिल्क है, और आपने क्या कर दिया सर 100 लीटर मिल्क के अंदर अगर आपने 2 लीटर वाटर यहाँ पे ऐड कर दिया, 2 लीटर वाटर यहाँ पे अगर आपने ऐड कर दिया तो सर इसके अंदर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के सोल्यूशन के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, पार्ट्स पर मिलियन के लिए। किसकी बात करते हैं पता, पार्ट्स पर मिलियन। क्या है, व्हेन अ सॉल्यूट इज द प्रेजेंस इन द ट्रेस क्वांटिटीज द कंसंट्रेशन इज द एक्सप्रेस्ड इन द पार्ट्स पर मिलियन, मतलब बहुत सारे क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा। जैसे समुद्र में आप, जैसे आप समझो आप कि आप बहुत बड़ा आपके पास एक कहा है तालाब है, उस तालाब के अंदर अगर आप 1 kg जाके साल्ट को फेंक देते हो तो क्या समुद्र का पानी, सॉरी माफ करना, पॉन्ड का पानी यानी आपके क्या हो जाएगा सर, सॉल्ट सब जितना है सब खट्टा हो जाएगा, नहीं होगा सर। रीजन, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका क्या है, लार्ज क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे सोल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो इसके इस तरह के जब सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमको क्या करता है, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पीपीएम, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे इंटू 10 टू पावर 6, और भी बड़े ज्यादा, और भी अगर बड़े अमाउंट में, और भी बड़े अमाउंट में अगर किसी, जैसे आपने समुद्र में अगर 1 बोरी नमक डाल दिया, समझो आपके पास एक समुद्र पूरा है, उसके अंदर आपने 1 बोरी नमक या 1 बोरी आपने शुगर डाल दिया, तो क्या पूरे समुद्र का पानी मीठा हो जाएगा सर, नहीं होगा। उसके लिए आपको पार्ट्स पर बिलियन की बात करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 10 टू पावर 6 है तो वहां पे हो जाएगा 10 टू पावर 9 बस। बाकी सब सेम टू सेम डिफिनीशन, सेम टू सेम यहाँ पे हमारे फार्मूले सेम टू सेम, सारी भी चीजें हमारी सेम रहेंगी सर। वहां बिलियन की बात होगी, यहाँ मिलियन, मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख, मिलियन का मतलब हो गया सर यहाँ पे 10 लाख की बात कर रहे हैं हम, 10 लाख की बात, और बिलियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे सर, बिलियन बहुत ज्यादा होगा सर, बिलियन सर बहुत ज्यादा है, इसमें सर 6 जीरो है, इसके अंदर सर 9 जीरो है, तो सर डिफरेंस तो कुछ होगा, समझ गए मेरी बात, ठीक है सर। देन नेक्स्ट करते हैं सर, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं सर, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है सर, पार्ट्स पर बिलियन, ये इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच द डिसॉल्व इन द 10 टू पावर 9 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं पी यम बोलते थे मिलियन, यहाँ पी भी हो जाएगा पार्ट्स प्रति बिलियन। तो मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 9, देन सॉल्व इट। क्लियर है यहाँ पे ये क्लियर हुआ जी। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ बिलियन, बिलियन की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, ओके। तो पार्ट्स प्रति मिलियन नहीं, पार्ट्स प्रति बिलियन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्या होता है नॉर्मेलिटी।
दिस इज द केमिकल मेथड। नॉर्मेलिटी क्या होता है सर? दिस इज द केमिकल मेथड। क्या है बेटा? ये हमारे पास केमिकल मेथड है। क्या है बेटा? केमिकल मेथड की बात हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है सर? केमिकल मेथड की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केमिकल मेथड की बात कर रहे हैं जी। एकदम क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को बच्चों को प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके थैंक यू। तो बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए जी। ओके नेक्स्ट पार्ट में बात करें। बहुत बढ़िया, चलो जी सर। अच्छा एक चीज और, सारे बच्चे एकदम कन्फर्म, एकदम 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 कंफ्यूजन क्रिएट, अगर किसी के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो या किसी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको क्या करना है? कमेंट कर देना है। मैं नेक्स्ट पार्ट में सारी चीजों को यहाँ पे ऐड करके कर दूंगा। न्यूमेरिकल अभी नहीं करवा सकते क्योंकि वन शॉट वीडियो है, बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, इस वजह से न्यूमेरिकल के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ न्यूमेरिकल लेकर जरूर आएंगे, न्यूमेरिकल के बारे में बात हम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं होगा सर। ठीक है बेटा, अभी सिर्फ हम कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में तो न्यूमेरिकल भी एक अंडरस्टैंडिंग मेथड होगा, बेहतरीन तरीका मेथड होगा। ओके ठीक है सर। तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी को हम यहाँ पे सिंपली प्रेजेंट क्या करते हैं? कैपिटल एन से। किसको? कैपिटल एन से यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम जो हमारे पास इक्विवेलेंट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है सर? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ वेट इनटू में यहाँ पे वैल्यू हमारे पास हो गया। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी को यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। कहीं किताब में आपको ये वाले फॉर्मूले मिलते हैं सर, ठीक है, ठीक है, यह मिलते हैं। कहीं आपको किसी बुक में आपको ये वाले फॉर्मूले मिलते हैं सर, ये वाले फार्मूले मिलते हैं सर। ठीक है, और कहीं पे आपको सर ये वाले फार्मूले बनते हैं सर। हर तरह के आपको यहाँ पे फार्मूले अलग अलग यूज करके बनाए जाते हैं सर, और कहीं पे आपको इस तरह से यहाँ लिखा रहता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को क्या होता है कि समझ में नहीं आता है सर, सब एक दूसरे से ही रिलेटेड होते हैं बच्चा, सब यहाँ पे एक दूसरे से रिलेशन में है और एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं। अगर यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन का जो फार्मूला होता है वो होता है मास अपॉन सॉल्यूट, इतना मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन ये इक्विवेलेंट वेट, ये होता है हमारा नंबर, ये इसका नंबर, ये इसके फार्मूले के हिसाब से रखा गया है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमारे ऐड हो गया है यहाँ पे सिंपल वे में। ठीक है, अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है सर? इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू, तो यहाँ पे मास ऑफ जो सॉल्यूट होता है उसको हम W से डिफाइन करते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ वेट होता है इसको हम E से डिफाइन करते हैं, और वॉल्यूम को हम यहाँ पे V से डिफाइन करते हैं। और अगर इस वॉल्यूम किसमें है सर? ml में। अगर ml में करेंगे तो ऊपर 100 से नहीं 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर यहाँ पे अगर लीटर होगा तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। मतलब कि सब जो अगर ये ml में होगा तब 1000 से मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज इसको आप n बराबर लिख सकते हो W इंटू का W अपॉन E इंटू V। किसमें होगा सर? ये लीटर में होगा। अगर लीटर में होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा सर, समझो। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास इसके पार्ट है। और अगर यहाँ पे अगर लीटर नहीं होगा ml होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? वहां पे ये 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे हम ml लिख देंगे तभी ml में होगा। एक्चुअल में क्या होता है? सबसे ज्यादा ml में ही पूछा जाता है, लीटर में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन यहाँ पे हम अगर ml की बात कर रहे होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वहां पे ml नहीं होगा, लीटर होगा, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन यू कैन से द नॉर्मेलिटी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं सर हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है सर मोलैरिटी। अच्छा, यहाँ पे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दो होते हैं। इन दोनों को हम कैसे समझाते हैं? इन दोनों को समझने के लिए एक नंबर चाहिए। क्या देखो यहाँ पे एक नंबर, एक आसान, एक तरफ आप क्या कर लो, एक तरफ आप लिख लो मोलैलिटी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या? मोलैरिटी। ठीक है, और एक तरफ मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं सर मोलैरिटी, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा मोलैरिटी, ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। एक बात समझो, जहां पे 2 बार L है, देखो यहाँ पे मोलैलिटी को ऐसे लिखते हो ना आप, मोलैलिटी, मोलैलिटी में कितने L है सर? 2 बार L है। तो ये जो होता है वो kg में होता है, इसका सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसमें होगा सर? kg में सॉल्वेंट। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो सॉल्यूट होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट? जिसके अंदर जो हमारे पास जो सॉल्यूट की मेजरमेंट होती है वो केजी के अंदर डिपेंड करती है। केजी के अंदर मतलब सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट वहाँ पे सोल्यूशन आएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट आएगा। यहाँ पे सॉल्यूट ऐड होता है सर
सॉल्वेंट के अंदर, वहां पे सॉल्यूट ऐड होता है वहां पे सोल्यूशन के अंदर, दोनों में ये डिफरेंट होता है। क्या यहाँ पे भी 1 kg, यहाँ पे क्या है सर 1 kg, और यहाँ पे सर 1 लीटर की बात आती है। किसकी बात आती है सर 1 लीटर की बात आती है। किसकी बात आती है सर 1 लीटर की बात आती है सर। किसकी 1 लीटर क्या सोल्यूशन की बात आती है किसकी। तो दोनों में सबसे जो बेहतरीन डिफरेंस दिखने को मिलता है हमें, सबसे जो मस्त डिफरेंस एक दूसरे का जो डिफर कर रहे हैं अपने आप में, तो ये सॉल्वेंट में है केजी और वो सोल्यूशन में है सर किसमें ml में है सर, लीटर में है सर। सबसे बेहतरीन कि ये जो हमारे पास मोलारिटी होती है, मोलारिटी हमारा क्या होता है सर लीटर में होती है। इसका सोल्यूशन के बारे में बात किया जाता है। जब सोल्यूशन के बारे में बात होगी तो ये लीटर होगा, जब सोल्यूशन के बारे में बात होगी तो ये लीटर होगा, जब यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में बात किया जाएगा तो ये केजी होगा। तो दोनों में ये हमारा एक बहुत बेहतरीन तरीका से डिफरेंस होता है। ये दोनों तरह हमारे क्या होता है आपस में क्या होता है, दोनों में सबसे बेहतरीन जो डिफरेंस होता है मोलैलिटी और मोलारिटी में, वो क्या होता है इसके जो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, इसके ये सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, तो ठीक है सर, अब बस इतना समझ गया होगा तो एकदम क्लियर है सर कि क्या है। तो इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट पर किलोग्राम मोलालिटी। इसको हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, इसको हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए, मतलब यहाँ पे पर केजी सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा ये। तो मोलारिटी इज द इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे इनके कहने का मतलब है जो मोलारिटी होती है वो इंडिपेंड होती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। क्या होती है सर इंडिपेंड होती है। ठीक है, मोलारिटी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और अगर यहाँ पे केजी नहीं होगा ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो सर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ पे केजी है, नीचे अगर केजी है तो वहां पे आप 1000 से मल्टीपल नहीं कर सकते हो। ये क्लियर है सर, तो यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इतना के जी के शील, यहाँ पे इसकी एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे 1.0 मोल्स केजी ऑफ या सोल्यूशन ऑफ KCl मीन दैट इज द 1 मोल ऑफ 74.5 ग्राम ऑफ KCl दैट डिसॉल्व इन द 1 kg ऑफ वाटर। समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो ये हमारे पास अब समझो, अगर कहीं पे ऐसे लिखा गया है कि 1 मोल ऑफ एक्वस इन NaOH, तो इसके कहने का मतलब है जहां एक्वस वर्ड आ जाए, एक्वस वर्ड आ जाए, ये समझना कि ये हमारे पास NaOH का मात्रा क्या है, ये सोल्यूट है। क्या है बेटा, एक्वस वर्ड आ जाए तो जान लेना जो भी चीजें इसके साथ लिखी गई है वो मोलारिटी किसमें दी गई है, वो सॉल्यूट है। उसके बाद हमारे पास फिर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा सर H2O वाटर हो जाएगा। जहां जहां एक्वस आपको दिखेगा कभी भी लाइफ में, जहां जहां एक्वस आपको कहीं भी अगर डिफाइन करना होगा यहाँ इसको, तो आप सिंपल वे में लिख सकते हो कि सर 1 मोल ऑफ एक्वस NaOH, then you can say that is what is the NaOH? NaOH is solute। क्या है बेटा, solute and solution will be वाटर। यानी इनका कहने का जो मतलब है, इनका कहने का मीन जो है कि वहाँ पे जो हमारे सोल्यूशन है, मतलब हमारे 1 लीटर 1 किलोग्राम सोल्यूशन में 1 किलोग्राम सोल्यूशन 1 किलोग्राम वाटर में हमारे 1 मोलालिटी NaOH ऐड हुआ है। 1 किलोग्राम वाटर के अंदर हमने यहाँ पे 1 मोलालिटी NaOH ऐड किया है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास मोलालिटी। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मोलारिटी क्या होता है सर, मोलारिटी स्मॉल m नहीं कैपिटल M होता है। क्या होता है, क्या वो हमारे पास स्मॉल m था, ये कैपिटल M था। तो या इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वहां पे सॉल्वेंट था, यहाँ सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन होगा तो सर लीटर में होगा, सॉल्यूशन होगा तो क्या 1 लीटर के अंदर होगा। ठीक है, और अगर सॉल्वेंट होगा सर केजी में होगा। ये हमने बार बार सबसे बेस्ट यहाँ पे डिफरेंस करने का सबसे बेस्ट जो मेथड है वो आप लीटर और यहाँ पे सोल्यूशन को लीटर, जो सोल्यूशन होगा वो लीटर में होगा और जो सॉल्वेंट होगा केजी में होगा। इसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो क्योंकि मैंने भी ऐसे ही डिफाइन किया था किसी भी चीज को। ठीक है सर, तो यहाँ पे मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। मतलब देखो इसको डिफाइन करने का तरीका अपने आप यहाँ अलग है, वही चीजें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है मास ऑफ। अब यहाँ पे मोल बराबर क्या होता है, फार्मूला सबको पता है सर, मोल बराबर क्या होता है सर, मास ऑफ सॉल्यूट, मास। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कहाँ लिख दूँ एकदम क्लियर जहाँ पे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूले अगर देखो यहाँ पे चेक करोगे आप, अगर यहाँ पे फार्मूले को आप चेक करोगे
तो क्या होगा, ध्यान से फार्मूला चेक करोगे यहाँ पे कि मास ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्ट विल बी, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिक्यूलर मास, क्या है, मोलिक्यूलर मास। देन आसानी से आप यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट निकाल दोगे, ठीक है, ओके सर। देन यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, बात कर रहा है सर लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो W दिख रहा है, M दिख रहा है, 1000 दिख रहा है, V दिख रहा है, अगर V ml में होगा सर तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है, ये तो सबको पता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको डिफेंड करना है, और यहाँ पे W क्या है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट है। सर M क्या है, M क्या है सर, यहाँ पे M क्या है, ये मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास किसका होगा सर, सोल्यूट का होगा, किसका होगा सर, सोल्यूट का होगा, ठीक है। तो मास ऑफ, इसको आप चेक कर सकते हो एक बेहतरीन तरीके से, क्लियर है बच्चा बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मोलारिटी, जिसमें 2 यल है वो केजी में होता है, सॉल्वेंट होता है, और जिसमें 1 यल है सर वो हमारा सर लीटर में होता है और सोल्यूशन होता है। इसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सर सोल्युबिलिटी की। व्हाट इज द सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी क्या होता है सर, अब सोल्युबिलिटी मतलब होता है सर किसी चीज को हम किसी में मिक्स कर रहे हैं तो कौन कितना ज्यादा मात्रा, कौन कितने मेजरमेंट में उसके अंदर मिक्स्ड हो रहा है, ये बात करती है सोल्युबिलिटी। कोई भी कंपोनेंट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना मात्रा में, कितनी मेजरमेंट में ऐड हो रहा है, ये हमारी सोल्युबिलिटी होती है। समझना यहाँ पे क्या, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जनरली 100 ग्राम, जनरली बात कर रहा है, 100 ग्राम की बात कर रहा है, जनरली कितना, सोल्यूशन लगभग कितना होना चाहिए, 100 ग्राम, ठीक है। एट द गिवन टेम्परेचर इज टर्म एज सोल्युबिलिटी, देन टेम्परेचर। तो सोल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, यहाँ पे नेचर ऑफ सोल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, मतलब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास सोल्युबिलिटी होती है, सोल्युबिलिटी तो यहाँ पे डिपेंड किस पर करती है, हाँ, तो यहाँ पे व्हिच कंपोनेंट डिपेंड ऑफ द सोल्युबिलिटी, देन यू कैन से दैट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है ये, और प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, लेकिन वहां पे केस कौन सा होना चाहिए सर, गैसेस केस होने चाहिए बस। तो गैसेस केस होगा तब यहाँ पे हम क्या करते हैं। अब सोल्युबिलिटी को और पढ़ना है तुम 3 टाइप से पढ़ सकते हो, क्या, अब सोल्युबिलिटी को यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है एक नॉर्मल तरीके से, सोल्युबिलिटी को हम 3 तरह से पढ़ेंगे, जो चैप्टर हमारा डिवाइड किया गया है, अगर मैं सोल्युबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, वो हमारे पास लिक्विड होगा, क्या होगा बेटा, लिक्विड होगा, और जो सोल्यूट होगा, जो इस पूरे चैप्टर में हमें अच्छे से डिफाइन करना है, सोल्यूट होगा, वो हो सकता है सर लिक्विड भी हो सकता है सर, ठीक है, गैस भी हो सकता है सर, एंड सॉलिड भी हो सकता है सर, ठीक है। अब बात यह है किन केस में हमें क्या पढ़ना है, नॉर्मल ये है कि हमें किन केस में किस हो सकता है, जो हमारे पास लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, इन केसेस में हमें कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स सर, बहुत सारे लॉ मिल जाए सर किसी, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर गैसेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब ध्यान सुनना, जैसे फर्स्ट हमारी बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास है सर लिक्विड को हम अगर गैस में ऐड करते हैं, प्लस गैस के साथ हम अगर ऐड करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें जो पढ़ने को मिलता है वो पढ़ता है सर हेनरी लॉ, क्या मिलने को पड़ता है सर, यहाँ पे हमें क्या मिलने को मिलता है सर, हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास अगर यहाँ पे लिक्विड टू लिक्विड यहाँ पे हम अगर ऐड करके पढ़ते हैं, तो हमको यहाँ के अंदर राउल्स लॉ मिलना, क्या कौन सा लॉ पढ़ना पड़ता है बेटा, राउल्स लॉ को पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे बात अगर मैं तीसरे पॉइंट में बात करूँ, यहाँ पे लिक्विड की अगर सॉलिड में अंदर
प्लस सॉलिड के अंदर जगह मैं यहाँ पे अगर इसके अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से अगर हम यहाँ पे गेटिंग कर पाते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। किसकी बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसकी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ पे। तो एक सिंपल लॉजिक में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे सोल्यूबिलिटी में सबसे जो मेन केस होता है यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो किस तरह से डिपेंड करेगा, किस तरह से वो डिफाइन करेगा, किस तरह से अपने आप को यूज करेगा सर, एज ए सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट व्यवहार करेगा। बाकी जो हमारे पास लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेस फॉर्म है, वो हमारे पास सॉल्यूट की तरह यहाँ पे बिहेवियर करेंगे। समझे मेरी बात? कि यहाँ पे अगर नॉर्मल सी बात समझ सकते हो आप कि जो हमारे पास लिक्विड है बेटा, लिक्विड है, वो एज अ सॉल्वेंट बिहेवियर करेगा। इस बात पे हमेशा डिपेंड करना सर, ठीक है। तो इसी लॉ को मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करके पढ़ना स्टार्ट करूँ, सबसे पहले बात करते हैं सर हेनरी लॉ की। किसकी बात करते हैं बता? हेनरी लॉ। किसकी बात? हेनरी लॉ की बात कर रहे हैं। और हेनरी लॉ की हम बात करते हैं कौन से लिक्विड प्लस गैसेस की बात हो रहा है यहाँ पे। किसकी बेटा? लिक्विड प्लस गैसेस की बात हो रही है। किसकी? लिक्विड प्लस गैसेस की बात हो रही है। लिक्विड प्लस गैसेस की बात हो रही है। किसकी बेटा? लिक्विड प्लस गैसेस की बात हो रही है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। ठीक है सर। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे इतनी चीजें आपने पढ़ लिया, ठीक है सर। अब बात यहाँ पे क्या आता है? हेनरी लॉ क्या होता है? व्हाट इज द हेनरी लॉ? हेनरी लॉ को यहाँ पर समझना है। व्हाट इज द हेनरी लॉ? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रॉम द हेनरी लॉ स्टेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इन द गैस। द मोस्ट common used from the Henry's law state the partial pressure of gases. The vapor phase is the proportional to the mole fraction of the gas in the solution and expressed to the greater the value of KH high the solubility in the gas, the value of KH decrease with the increase the temperature. Thus aquatic species are the more comfortable in the cold water, more the dissolved O2 rather than the warm water. अब what is this? क्या है सर? समझ में नहीं आया? ओके मैं समझाता हूँ। आपने कोको कोला पिया है, आपने स्प्राइट पिया होगा, एक बेस्ट एग्जांपल। एक्चुअल में ये है क्या? सबसे पहली चीज तो ये समझो, ये बताते हैं, डिपेंड करते हैं किसके, हेनरी लॉ किसके बारे में बात करता है सर? लिक्विड के अंदर हम जब गैस को ऐड करते हैं तो किस प्रकार से इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। इनकी कैंसिल, इस लॉ को हम इस वजह से पढ़ते हैं, इस लॉ को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी वाटर के अंदर हमको गैस को डिजोल्व करना है, then what can we do? How can easily dissolve of water of any type of gases? तो यहां पे जो हमें वाटर के अंदर डिजोल्व करना है, जिस गैस को डिजोल्व करना है, वो किस तरह से हम वाटर के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं, ये बात इसके अंदर की बात कर रहा है सर। देन नो सी देखते हैं सर, यहां पे चेक करते हैं इसको। ठीक है, चलो देखो हमारे पास क्या है सर? वाटर है। क्या है बेटा? वाटर। क्या है? वाटर। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब ये एक तरह का पिस्टन है। क्या है? ये देखो, ये लो प्रेशर की बात कर रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर। ये हमारे पास क्या है? एक तरह का सर पिस्टन है। क्या बेटा? एक तरह का ये पिस्टन है। ठीक है, अब ये भी पिस्टन है। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर हमने क्या किया, इसके अंदर पूरा ये वाटर है, पूरा क्या है बेटा? पूरा क्या है बेटा? वाटर। क्या है बेटा? पूरा ये क्या है? वाटर। पूरा क्या है? ये वाटर। पूरा क्या है बेटा? वाटर है। ठीक है, यहाँ से पूरा ये वाटर है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि अगर इसके अंदर मैं गैस को ऐड करता हूँ, किसी भी बर्तन के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर, किसी भी वसल के अंदर अगर आप किसी वाटर के साथ किसी गैस को डालते हो तो गैस क्या होता है सर? वो तो सर हमेशा क्या करता है सर? एरिया उसके लिए क्या चाहिए सर? उसकी क्राइटेरिया बहुत हाई होती है। वो क्या करता है सर? वो बहुत जल्द क्या होता है सर? क्या करता है सर? अपने आप से ही इंक्रीज, मतलब यहाँ पे डिक्रीज, मतलब बहुत मात्रा में क्या होता है? ऑटोमेटिक वो उड़ जाता है। ऑटोमेटिक क्या करता है सर? फ्लाई कर जाता है। ऑटोमेटिक क्या करता है सर? ऑटोमेटिक वो निकल जाता है। तो यहाँ से हमने क्या लगा दिया? इसके पिस्टन लगा दिया। और हमने यहाँ पे जब पिस्टन लगा दिया, उसके बाद इस वाटर के अंदर हमने, यहाँ पे वाटर है, इस वाटर के अंदर हमने किसको डाल दिया? बस प्लस गैस को ऐड कर दिया। कोई भी गैस हो सकती है सर, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अब ध्यान समझना, ये पूरे को मैं वाटर मान लेता हूँ, ये पूरे हमारे पास वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये सब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सब क्या है सर? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ठीक है सर। और हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? हमने इसके अंदर ऐड कर दिया सर, मान लो गैसेस। ये रेड कलर का जो है गैसेस है, ये गैस है हमारे पास। ठीक है, क्या है? ये गैस है। अब बात ये है कि क्या ये गैस इस वाटर के अंदर घुल पाएगी, सॉल्व हो पाएगी, डिजोल्व होगी? नहीं। क्यों?
क्योंकि इस प्रेशर हमें लगा ही नहीं है, सिर्फ इस पर प्रेशर ही नहीं लग रहा है। और जब प्रेशर नहीं लगेगा, जब प्रेशर इस पर हम लगा ही नहीं सकते हैं, तो ये क्या करेगा, ऊपर से जब हम प्रेशर लगाएंगे, देखो ध्यान सुनना आप, यहाँ पे इसका प्रेशर कम है, लो प्रेशर है, क्यों, तो यहाँ ये डिजोल्व नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, इस पिस्टन को हमने क्या किया, थोड़ा नीचे की ओर क्या किया, पंप किया। क्या किया बेटा, पंप किया। क्या कर दिया, हमने पंप किया। और जब हम यहाँ पे नीचे को हमने इसको पंप किया, यहाँ पे प्रेशर लगाया, जब नीचे को हमने क्या लगाया, यहाँ पे प्रेशर लगाया, क्या लगाया बेटा, प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, तब क्या हो गया, ये पिस्टन नीचे आया। देन हमने क्या देखा कि जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो इसके जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो भी नीचे आएंगे। भाई जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। अब नीचे आएंगे तो जाएंगे कहाँ वो, क्योंकि नीचे तो वाटर भरा हुआ है, नीचे तो वाटर है सर। तो क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर इस गैस 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 के मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मोल हैं, मोल फ्रैक्शंस हैं, गैस के जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर, और जितना ज़्यादा हम प्रेशर, जितना ज़्यादा इसको मैं, अगर इसको मैं इधर से यहाँ पे इस पिस्टन को मैं यहाँ लाता हूँ तो ये और ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। इस पिस्टन को मैं यहाँ लाता हूँ तो इसके अंदर और ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी। मतलब जितना हाई प्रेशर लगाएंगे, जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमने पिस्टन को नीचे लाया तो इसके अंदर अब गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसके अंदर डिजोल्व हो चुके हैं, ऐसे समझो। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हम प्रेशर, जितना ज़्यादा यहाँ पे हम प्रेशर ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम प्रेशर यहाँ पे क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे इसको, जितना ज़्यादा हम प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे उतना ज़्यादा इसके, किसके सर, गैस के मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं एक्स जी, जी का मतलब होता है गैस और एक्स मतलब होता है मोल अंश, क्या, मोल फ्रैक्शन। जी का मतलब गैस और एक्स का मतलब होता है सर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिपेंड करते हैं, ठीक है, कहीं की काई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उसके प्रोपोर्शनल उतना ज्यादा इसके मोल अंश क्या करेंगे सर, गैस के मोल अंश क्या करेंगे, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, बिल्कुल डिजोल्व हो जाते, तो उसको हम एक्स जी बोल सकते हैं। कहीं कहीं सर एक्स1 लिखा रहता है, कहीं कहीं x2 लिखा रहता है, कहीं कहीं x0 लिखे रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है, हर टीचर का अपना अलग अलग लहजा होता है बताने का, हर तरह टीचर का अपना अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का निशान हमको हम यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, हेनरी, क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट, के एच क्या है बेटा, हेनरी कांस्टेंट है, यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट है। यहाँ पे फिर से एक बार समझो कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा अब मोल अंश या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इसके अंदर ऐड होता जाएगा, डिजोल्व होता जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर कम करेंगे तो गैस अपर रन करेगा, गैस को अगर यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं तो ये गैस क्या है, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो ये समझो यहाँ पे, देन यू कैन से इज द पी प्रोपोर्शनल टू एक्स, किसका एक्स, गैस का एक्स। एक्स क्या है, एक्स व्हाट इज द एक्स, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देन यहाँ पे प्रोपोर्शन का निशान अगर आप हटाते हो तो देन यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं के एच। के एच क्या होता है सर, के एच एच मतलब हेनरी, के मतलब कांस्टेंट, तो हेनरी कांस्टेंट होता है बेटा, यहाँ पे एक्स जी होता है। तो देन यू कैन से दैट इज द पी बराबर के एच एक्स जी। व्हाट इज द हेनरी लॉ, हेनरी लॉ इज द नंबर ऑफ हेनरी, आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज द हेनरी लॉ, तो पी इक्वल के एच एक्स जी, यू कैन से दैट इज द हेनरी लॉ। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट जी, इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसको यूज कर सकते हैं सर, सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा, देखो जितना ज्यादा गैस वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा, अगर आप समझ सकते हो, अगर वाटर के अंदर किसी भी गैस को हमको सोल्यूबल करना है तो उसके अंदर प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे थम्सअप पीते हो, थम्सअप में क्या होता है सर, प्रेशर लगा होता है, प्रेशर होगा तभी जब आप उसको खोलते हो तो उसके अंदर से क्या निकलती है सर, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर से आपको गैस निकलती मिलती है, वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ऑटोमेटिक निकलती रहती है, वो ऑटोमेटिक क्या होती है बेटा, निकलती रहती है। ऑटोमेटिक क्या होती है, निकलती है। तो क्या किस का व्हाट इज द रीजन बिहाइंड है, उसके पीछे रीजन क्या है सर, हेनरी लॉ ही है। क्या होता है सर, उसके अंदर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। हमने हम क्या करते हैं, प्रेशर लगा के उस गैस को, उस वाटर जो हमारे पास स्वीट वाटर होता है, स्वीट वाटर के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर देते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है, कोको कोला या स्प्राइट, जो भी आप एवरीथिंग जो भी होता है, जितने भी हमारे पास बाहर में यहाँ पे एक तरह के जितने भी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक हैं सबके अंदर ऐड होता है। तो सबके अंदर यही सारा लॉजिक लगता है, सबके अंदर यही लॉजिक लगता है, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक एंड द सोडा वाटर इज द पास्ट ऑफ हाई प्रेशर ऑफ इंक्रीज इज द सोलबिलिटी। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक वाटर हम पीते हैं, सोडा वाटर जो पीते हैं,
जो हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, तो CO2 इज द फास्ट एट द हाई प्रेशर ऑफ द इंक्रीज। तो वहाँ पे क्या होता है, उसके हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उस वाटर के अंदर डिजोल्व कर देता है। और भी एप्लीकेशन इसके हैं, द मिनिमम ऑफ द पेनफुल इफेक्ट ऑफ द अकम्पनी द डिकम्पोजिशन ऑफ डीप सी ड्राइव। यहाँ पे डाइवर्स, अब समझो यहाँ पे कि जैसे हमारे पास नीचे जो होते हैं बहुत डाइवर्स होते हैं, नीचे जो समुद्र के अंदर जाते हैं, क्या गोताखोर इसको बोलते हैं, गोताखोर। तो गोताखोर क्या होता है सर, जब समुद्र के अंदर जाते हैं, जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं, जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं समुद्र के नीचे गहराई में जाते होते हैं, जैसा डीप डीप जितने ज़्यादा डीप वाटर में जाते हैं तो क्या होता है, डीप वाटर में जितना ज़्यादा वो जाते हैं उससे वैसे उसके अंदर वाटर का प्रेशर बढ़ता जाता है। वाटर का प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा जो मास्क लगाए रहते हैं उसके अंदर जो भी गैस होती है उनके ब्लड में उतना ज़्यादा वो सलूबल होती जाती है, और जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं वैसे वैसे वो वाटर का सलूबल कम, तो प्रेशर यहाँ बढ़ रहा होता है। तो जिससे क्या होता है, जब ऊपर से वो अगर जो हमारे पास गोताखोर होते हैं, गोताखोर जब समुद्र के अंदर हमारे क्या करते हैं, तैराक करते हैं ना, तो नीचे वो जब चलते हैं तो उनका प्रेशर हाई होता है। प्रेशर हाई की वजह से उनके जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा, जो सिलेंडर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, नाइट्रोजन होता है, वो ऐड करके नाक में लगाए रहते हैं अपने, तो वो क्या करते हैं आसानी से अंदर सांस ले पाते हैं और जिससे वो अच्छे से ब्रीथिंग कर पाते हैं, उससे कारण वो वहाँ पे जीवित रह पाते हैं। और जैसे जैसे वो अगर ऊपर आना स्टार्ट करते हैं तो वैसे वैसे प्रेशर कम होता है, प्रेशर जब कम होता है तो गैसेस का डिजॉल्व वहाँ पे कम होना स्टार्ट कर देते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे ये एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ पार्शियल प्रेशर, जब बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पे जाओ तब भी यही चीज़ होती है, पहाड़ पे बहुत ज़्यादा चले जाओ तो वहाँ पे एयर का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, तो जो एयर का इतना ज़्यादा प्रेशर होने के कारण क्या होता है सर, हम वहाँ पे अच्छे सांस नहीं ले पाते, इस वजह से हम मास्क का यूज करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ O2 is the less than at the ground level, this is the leads तो low concentration of O2 is the blood of climbers which is the causes of anoxia। यहाँ पे बहुत सारे केसेस में एनोक्सिया जैसा क्या होता है, एक बीमारी होती है, वो हो जाता है सर बच्चों को, इस तरह से समझो आप। तो यहाँ पे चीज़ों को आप कंसल्टेशन, हेनरी लॉ को बहुत सारी एप्लीकेशन है यहाँ पे, एक एप्लीकेशन नहीं है सर, बहुत सारी एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, चलो हेनरी लॉ को अगर आपको अच्छे समझना है तो सिंपल नॉर्मल सा एग्जांपल अगर कोई पूछे तो व्हाट इज द हेनरी लॉ, देन यू कैन स्टडी द P = KHxG। ओके ठीक, ओके बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं सर, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे सर, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम राउल्स लॉ की। राउल्स लॉ कौन सा लॉ है सर, राउल्स लॉ किसके बारे में बात करता है सर, लिक्विड प्लस लिक्विड, क्या लिक्विड प्लस लिक्विड, एक लिक्विड इसमें जो है वो सॉल्वेंट है और एक लिक्विड जो हमारे पास है सोल्यूट है। अब यहाँ पे द फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइस मार्ट राउल्ट 1886 gave the quantitative relationship between the partial pressure and the mole fraction of two components. This the relation is known as the Raoult's law. The Raoult's law states that is the given temperature for a solution of volatile liquids in the partial vapor pressure of the each component of solution is directly proportional to its mole of fraction present in the solution। तो जो इनका रूल था यहाँ से यहाँ तक, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। इनके कहने का मतलब है भैया कि जो हमारे पास कोई अगर मान लो प्रेशर है, कोई वेपर प्रेशर है, क्या है बेटा, वेपर प्रेशर, कोई भी वेपर प्रेशर हमारे पास होता है जो वोलाटाइल, क्या वोलाटाइल मतलब जो सलूबल होते हैं, जो सलूबल, जैसे हम नमक को डाल देते हैं पानी के अंदर तो वो क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। अगर एक बार हम सिर्फ नॉर्मल पानी में जो प्योर वाटर ले लें उसको बाद उसको हम गर्म करते हैं तो वो जल्दी क्या होता है सर, गैसेस फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो अगर हम उसके अंदर नमक डाल के उसको फिर से हम क्या करते हैं सर, वार्म करते हैं, तो उसके बाद हमको क्या मिलता है कि वहाँ पे जितने टेम्परेचर पे वो वाटर क्या कर सकता है सर, वाष्प में क्या होता है, कन्वर्ट हो जा रहा था, अब वो वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो अब वेपर नहीं बन पा रहा है। तो इसके पीछे उन्होंने एक रूल दिया, थ्योरी दिया, उन्होंने यहाँ पे रूल क्या दिया कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब जो भी कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में वाष्प दाब, वेपर प्रेशर होता है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में उपस्थित मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल में होता है, समानुपाती होता है। मतलब समझना है तो बहुत अच्छे समझ सकते हो। ठीक है, इसको मैं समझा भी देता हूँ, अच्छे समझो मेरी बात को। इनके कहने का क्या मतलब था यहाँ पे समझना, जैसे हमारे पास एक वाटर है, यहाँ पे एक वसल ये है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्योर वाटर है, क्या बेटा, प्योर वाटर है, प्योर वाटर, और प्योर वाटर को हम लिखते हैं P0, नॉट मतलब प्योर, नॉट मतलब
प्योर। तो ये हमारे पास एक वर्ता है, इसके अंदर हमने वाटर भर दिया ये, तो इसके अंदर हमारे पास क्या सर पी, इसको P1 बोल देते हैं, P1 नॉट। P1 नॉट क्या है सर प्योर वाटर है। इसी तरह हमने क्या किया सर, हमने यहाँ पे एक वेसल और लिया, ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर हम प्योर एल्कोहल भर देते हैं, प्योर एल्कोहल भर देते हैं, एल्कोहल। अब दोनों प्योर है, इसको बोल देंगे P नॉट, लेकिन दोनों नॉट है तो इसको 2 बोल देंगे सर। क्लियर। और अब हम क्या करते हैं सर, देखो ये अपने आप में भी एक सॉल्वेंट है, अपने आप में भी एक सॉल्वेंट है। अब ये डिपेंड करेगा किसकी मात्रा किसमें ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर हमने बोल दिया सर, चलो इसके अंदर बोल दिया सर एल्कोहल, ठीक है, ये हमारे पास एल्कोहल है, ये हमारे पास वाटर। अब हमने इसको दोनों को जब ऐड कर दिया, जब हमने मिक्स किया, तो हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है, चेक करो। तो रिजल्ट क्या आता है, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। रिजल्ट ये आता है कि अब इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो सर वाटर के हैं, तो वाटर को मैंने ग्रीन रंग से लिखता हूँ, ठीक है, वाटर को हमने यहाँ पे ग्रीन रंग से लिखता हूँ, वाटर को हमने ग्रीन रंग से लिखता हूँ। और एक हमारे पास एल्कोहल के हैं, एल्कोहल को मैं येलो रंग से लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, एक P1 है और एक P2 है। P1 क्या है सर, P1 है वाटर वाला, वाटर का, और P2 क्या है सर, एल्कोहल का। किसका बेटा, एल्कोहल का। अब बात ये आती है सर, यहाँ पे समझना, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा चीजों को, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी सर। यहाँ से बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा सर। P2 हमारे पास क्या है सर, ये वेपर प्रेशर Vp ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। और ये हमारे पास Vp है किसका सर, वाटर, किसका सर, वाटर। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज को ऐड करो। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं करूं, which component वेपर प्रेशर हाई, यहाँ पे किसका वेपर प्रेशर हाई होगा, हाउ कैन यू डिफाइन, कैसे डिफाइन करोगे सर। देन यू कैन से इजिली, आप आसानी से सर ये बोल सकते हो कि जिसके मोल ऑफ फ्रैक्शन, चाहे वो वाटर हो चाहे वो एल्कोहल है, जिसका मोल फ्रैक्शन सर हाई अमाउंट में होगा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यस। नेक्स्ट अगेन, जिसका मोल फ्रैक्शन हाई अमाउंट, हाई क्वांटिटी में होगा, हाई क्वांटिटी में होगा, उसका प्रेशर ज्यादा होगा। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत हाई हैं, तो वेपर प्रेशर भी उसका ज्यादा होगा। और अगर यहाँ पे एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो उसका फिर वेपर हाई होगा। क्लियर है। देन यू कैन से इजिली P1 प्रोपोर्शनल X1। व्हाट इज X1, X1 क्या है सर, P1 क्या था, वाटर, क्या था, वाटर। तो X1 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर, ठीक है। देन सेकेंड केस में क्या होगा सर, सेकेंड केस में अगर इफ यू नो अबाउट इज वेरी वेल, कि देन यहां पे हमारे पास P2 प्रोपोर्शनल टू X2। P2 क्या है सर, एल्कोहल, एल्कोहल क्या, Vp, वेपर प्रेशर ऑफ एल्कोहल, Vp प्रेशर ऑफ वाटर, P2। भाई यहां पे नॉट इस वजह से था क्योंकि ये प्योर था, यहां नॉट नहीं है, रीजन क्योंकि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे प्योर शब्द नहीं लगेगा ना, क्योंकि प्योर वर्ड तो खत्म हो गया, क्योंकि अब दोनों मिक्स्ड हो गए आपस में, तो प्योर नहीं है वो। अगर प्योर नहीं है तो फिर नॉट शब्द यूज नहीं होगा ना। तो वहां पे जो वैल्यू आ रही है P1 और P2, P1 क्या है, वाटर के Vp प्रेशर, यानी यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है, और यहाँ पे P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एल्कोहल है, वेपर प्रेशर ऑफ एल्कोहल है, ठीक है। देन ये हमारे पास सर दूसरा, ये हमारे पास फर्स्ट। अब यू कैन से इजिली दैट यू नो अबाउट वेरी वेल कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो उसके मॉलिक्यूल अगर ज्यादा हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं सर, तो यहाँ पे अल्कोहल का सर क्या होगा सर, यहाँ पे अल्कोहल का हमारे पास वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। और दोनों को अगर यहाँ पे हम मिक्स करते हैं, ध्यान सुनो, यहाँ पे P1 प्रोपोर्शनल X1, P2 प्रोपोर्शनल X2,
देन ये प्रपोर्शन का सिंबल हम हटाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा P1 बराबर P1 नॉट x1। नॉट x1 क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा P2 बराबर P2 नॉट x2। P2 नॉट x2 क्या है, ये हमारा क्या है, प्योर वाटर कांस्टेंट है। क्या है हमारे वाटर का कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, जब ये प्योर वाटर था। क्लियर है यहाँ पे, ये चीजें क्लियर है यहाँ पे, ये चीजें क्लियर है यहाँ पे जी, क्लियर यहाँ पे, इतना क्लियर है बेटा, इतना सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, इतना क्लियर सबको, सारे बच्चों को इतना क्लियर है, यस यस, सारे बच्चों क्लियर है, यस बोलिए बेटा, क्लियर सबको, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो, यस 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 यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आप सकते हो, अगर यहाँ पे पी टोटल किया जाए कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो, पी टोटल, तो भाई अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द पी टोटल, तो बोलोगे P1 प्लस P2, पी टोटल बराबर P1 प्लस P2। अब P1 के जगह पे आप यहाँ पे P1 का वैल्यू रख सकते हो, P2 की वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे इसको इस तरह से वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे अगर सिंपल से अगर लिखना चाहो इसको तो कैसे लिख सकते हो सर, नॉर्मल से। यहाँ पे मैं किस तरह डिफाइन करूँ, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इसको अच्छे से, यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट पेज में आते हैं जहाँ पे समझ में बिल्कुल आ जाए। यहाँ पे बात करता हूँ मैं, इसकी बात करता हूँ, ये राउल्स लॉ है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, P1 बराबर इक्वल में P1 नॉट x1 एंड P2 इक्वल में P2 नॉट x2। देन ये फाइंड आउट कर लिया आपने। उसके बाद और इधर पी टोटल, अगर आपसे बोला जाए ये हमारे पास जो वसेल था इसके अंदर आपने दो चीज ऐड किया था ना, एक तो हमारे पास वाटर था, वाटर का वेपर प्रेशर था, और एक हमारे पास था एल्कोहल का वेपर प्रेशर, एल्कोहल का वेपर प्रेशर था, ठीक है। दोनों को हमने ऐड किया, तो यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज द पी टोटल, देन यू कैन से P1 प्लस P2, ओके। देन PT बराबर, यहाँ पे P1 का मान क्या है, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, यही तो है, यही तो है, यस यस, यही है जी, बिल्कुल यही है, ठीक है। देन यू कैन से, आपको पता होना चाहिए बेटा x1 प्लस x2 इक्वल में 1 होता है। कभी भी जो मोल होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, 1 से कभी ज्यादा होती नहीं, 1 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ पे आप सोच सकते हो, यहाँ पे ये यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन इन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे ये बात कर रहा है किसके बारे में, जो हमारा राउल्ट लॉ है, ये बात करेगा इसके बारे में, वोलेटाइल सॉल्यूशन के बारे में। वोलेटाइल मतलब यहाँ पे जो चीज के अंदर क्या हो जाती है सर, डिजोल्व हो जाएगी, जो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, इसके अंदर जो डिजोल्व हो जाएगी उसकी बात करेगा सर। इन्होंने इसको प्रैक्टिस किया कि जब वाटर को हमने यहाँ पे प्योर वाटर लिया हमने यहाँ पे, तो फिर ये आसानी से यहाँ पे क्या होता था सर, ये हवाम हो जा रहा था सर। लेकिन जब हमने क्या किया यहाँ पे, जब इसके अंदर हम कोई भी अलग से एक सॉल्वेंट मिला दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है। इसके बारे में आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो देन यू कैन से इजीली PT बराबर P1 नॉट x1 एंड P2 नॉट x12। तो ये हमारे पास आ गया राउल्ट लॉ से एक फार्मूला जो इजीली यूज होता है, सारे बच्चे इसको यूज करते हैं इजी तरीके से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात किया जाए, ओके थैंक यू। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, ओके। ध्यान पे यहाँ पे हमने लिखा है जो P1 x21 और P1 बराबर P1 x2 सिमिलरली आर कंपोनेंट, तो P1 एंड P2 आर द वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट आर कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल। अब डाल्टन्स लॉ क्या था सर, अब डाल्टन्स लॉ ये था हमारे किसके में डिपेंड था, सॉलिड स्टेट में था। ये किसमें था बेटा, सॉलिड स्टेट में था। अब सॉलिड स्टेट के अंदर आपने तो पढ़ा नहीं होगा, सॉलिड स्टेट के अंदर आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट आपके चैप्टर से कट चुका है। देन यू कैन से डिफाइन, हमने यहाँ पे पी टोटल किया P1 नॉट, तो यहाँ पे क्या हो गया P1 x1 P2 x2, यहाँ तक हमने बताया। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है, 1 होता है, x1 प्लस
x2 क्या होता है 1 होता है, तो और x1 बराबर, देखो अगर आपके पास x1 प्लस x2 है बराबर 1 है, तो देन आप एक इजीली तरीके से यहाँ ले सकते हो यहाँ पे कि x1 बराबर क्या हो जाएगा सर, ये इधर चला जाएगा 1 माइनस x2 हो जाएगा, क्लियर है 1 माइनस x2, तो यहाँ पे 1 माइनस x2 लिख दिया गया है। तो जहां पे हमने देखा यहाँ पे कि अगर हम पीछे वाले कंपोनेंट में अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं अगर पीछे वाले में, तो हमको एक चीज मिलता है कंपोनेंट में यहाँ पे कि जहां पे x1 की वैल्यू अगर मैं रखूं यहाँ पे, x1 की वैल्यू मैं अगर रखूं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से फार्मूला क्रिएट करके आता है, चेक करो, चेक दिस, PT टोटल बराबर x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है सर 1 होता है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा 1 माइनस x2 हो जाएगा, क्लियर, यही तो होगा। तो यहाँ पे P1 नॉट x1 की वैल्यू कितनी है सर 1 माइनस x2, यहाँ पे प्लस P2 नॉट x2, यही होगा, यस सर। P टोटल बराबर यहाँ पे हो जाएगा P1 नॉट अंदर मल्टीप्लाई माइनस P x2 नॉट, यस, प्लस P2 नॉट x2, यही होगा, यस सर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से चेक करो, अगर ध्यान से अगर चेक करो यहाँ पे, तो P1 P2 नॉट x2 एंड P2 नॉट x2 दोनों सेम सेम आ रहा है सर, P2 नॉट x2, ये दोनों सेम सेम आ रहा है। अब चाहो तो आप इसको कॉमा ले सकते हो, चाहो तो आप इसको कॉमा लेकर बाहर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पे दिखा रहा है वही चीज हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ये यहाँ पे ये 1, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो P1 नॉट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे P2 नॉट और P2 नॉट, यहाँ 1 नॉट हमारे पास हो गया, और यहाँ पे x2 हमारे पास बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप नंबर ऑफ यहाँ पे राउल्स लॉ को यूज कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन की। आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, अच्छा इसके ग्राफ कैसे बनाएंगे, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ, ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ। देखो ध्यान से सुनो, राउल्स लॉ के ग्राफ को कैसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इस पर ध्यान सुनना। ऐसे पहले बना लो आराम से, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज डिफाइन करना है, क्या आपको पता है सर x1 प्लस x2 इक्वल में क्या होता है सर 1 होता है। देन अगर x1 बराबर हम 1 मान ले, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू फिर 0 होगी तभी तो 1 आएगा। देन केस हो सकता है सर, ये केस हो सकता है फर्स्ट केस, एंड सेकंड केस में हो सकता है सर x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, तो अगर इसकी वैल्यू फिर 0 कर दिया जाए और इसकी वैल्यू 1 कर दिया जाए तब फिर वैल्यू 1 आएगी। तो 1 से ज्यादा वैल्यू तो हो ही नहीं सर, इंक्रीज तो होगी नहीं और डिक्रीज भी नहीं होगी सर, 1 से ज्यादा नहीं होगा 1 से कम भी नहीं होगा। तो दो वैल्यू है हमारे पास, क्या वैल्यू है, एक तो हमारे पास है x1 बराबर 0, x2 बराबर या तो 1 हो सकता है, यस सर। यहाँ पे हो सकता है x1 बराबर 1 या x2 बराबर सर 0 हो सकता है, तभी सर ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल होगी सर, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला ये था सर P1 बराबर P1 नॉट x1, P2 बराबर P2 नॉट x2, ये वेरिएबल थे, हमने इसको निकाले थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू को चेक करो, अगर आप यहाँ वैल्यू चेक करते हो तो किसकी, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 1 आ रही है, x2 की वैल्यू सर 1 आ रही है, देन तो यहाँ पे P2 कौन सा है सर x2 वाला है, तो यहाँ पे P2 नॉट यहाँ होगा, P2 नॉट यहाँ हो जाएगा, और यहाँ x1 की वैल्यू है तो यहाँ पे P1 नॉट यहाँ, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। अब एक चीज को यहाँ पे चेक करो, क्या जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा फिर से अंडरस्टैंडिंग करो, देखो ध्यान से, x1 प्लस x2 इक्वल में 1 ही होता है 1 से, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन होता है। आप इसके अंदर कितने भी x जोड़ दो, 2x3 प्लस x4 प्लस x, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, ठीक है, 1 से कभी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब बात ये हो गई सर कि अगर मुझे 1 लाना है तो एक का तो मन हमको रखना पड़ेगा, बाकी सबको 0 करना पड़ेगा। तो अगर ये वैल्यू को मैं यहाँ पे x1 प्लस x2 बराबर 1 करता हूँ, देन अगर इसकी वैल्यू 1 रखता हूँ तो फिर इसकी 0 रखना पड़ेगा, या तो फिर इसका 1 रखूँ फिर इसका 0 रखना पड़ेगा, तभी 1 आएगा सर। इसी केस में सर 1 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा नहीं सर, इसी केस में सर 1 आएगा, अदरवाइज सर 1 तो आएगा नहीं। देन तो ग्राफ को हम किस प्रकार से, और जब हमने इसको थोड़ा सा अपने आप से एस्टिमेट करके देखा, जब अपने आप से हमने इसको थोड़ा प्रूव किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ बेहतरीन तरीके से। अब अगर x2 की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे फिर होगा क्या सर, P2 1, x2 की वैल्यू अगर यहाँ 1 आ रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, x2 किसकी वैल्यू थी सर,
किसके साथ आ रहा था, P2 नॉट के साथ, तो यहाँ इसके सामने P2 नॉट होगा। यहाँ पे X1 अगर यहाँ पे हाई अमाउंट में है तो X1 कौन था सर, P1 नॉट, तो यहाँ पे इसके सामने P1 नॉट आ गया सर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर बेटा जी, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में एकदम 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 बहुत बेहतरीन जी। ओके थैंक यू, सॉरी फॉर डेट। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान सुनो, x1 की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, मतलब x वैल्यू की यहाँ क्या इंक्रीज हुई है, चेक करो, x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो रही है, मतलब यहाँ इंक्रीज हो रही है ऐसे, और x2 की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 हो गई, मतलब डिक्रीज हो रही है ऐसे। ये हो गया इसका ग्राफ, ये हो गया इसका ग्राफ, ये हो गया इसका सर ग्राफ। क्या हो गया सर, ये इसका क्या हो गया बेटा, ग्राफ हो गया। ये क्या हो गया इसका ग्राफ, क्लियर है, ये क्या हो गया इसका ग्राफ हो गया, ठीक है क्लियर। यहाँ पर ये इसके क्या हो गया बेटा, ग्राफ हो गया, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें आइडियल सोल्यूशन की, नॉन आइडियल सोल्यूशन की। यहाँ पे तो आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। द डू इज द सोल्यूशन इज द वी सॉल्यूट BB एंड सॉल्वेंट AA इंटरेक्शन आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सॉल्वेंट सोल्यूशन solute AB interaction are the called ideal solution. This the solute satisfy the following condition. The similar of solvent solute AB interaction are called ideal solution. ठीक है, देन देख सकते हो हमने इस ग्राफ को बनाया था अभी कुछ देर पहले। यहाँ हमने x1 x2 लिखा है, उन्होंने A और B लिखा है, तो देन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ओके ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डिवीजन। यहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है सर, और आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। आइडियल सोल्यूशन का मतलब होता है जो रूल को फॉलो करते हैं, जो राउल्स के रूल को फॉलो करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं। जो राउल्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। इन सच केस द A and B इंटरेक्शन आर वीकेंड देन AA और BB इंटरेक्शन एंड द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ each component and the total vapor pressure are greater than the predicted by the Raoult's law। यहाँ पे राउल्ट्स लॉ को ये नहीं मानते हैं राउल्ट्स लॉ को, तो यहाँ पे PA व्हाट इज द PA यानी P1 व्हाट इज द P1 हमने बताया था वाटर का वेपर प्रेशर है, वाटर का VP है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और यहाँ पे तो P टोटल हमने यहाँ पे चेक किया था। अगर यहाँ पे P1 वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर P1 क्या था, P1 था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। अगर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर हमारे पास उसका वेपर प्रेशर अगर यहाँ पे ज्यादा होगा, वहां पे अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन सॉल्विंग टू नॉन आइडियल सोल्यूशन सॉल्विंग द पॉजिटिव डिविएशन। मतलब यहाँ पे क्या शो करेगा, ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। मतलब समझना, यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर यहाँ पे कंपोनेंट है, जो यहाँ पे जो हमारे पास वेसल है, इसके अंदर वाटर का वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है, वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वो हमेशा पॉजिटिव डिविएशन यहाँ पे क्या करेगा बेटा, शो करेगा। यहाँ पे समझ गए, हमेशा इसको शो करेगा। और इसका जो फिगर होता है उस फिगर को हम आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे चेक करो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसका जस्ट अपोजिट अगर कर दो, जो यहाँ पे सिंबल आप इधर लगाया है इसका सिंबल अगर इधर लग जाएगा ऐसे, जैसे PA यहाँ पे ग्रेटर देन अब हो जाएगा PA नॉट XA कामा PB ग्रेटर लेस देन PB नॉट XB। तो यहाँ पे अगर ये ग्रेटर इधर हो गया देन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव डिविएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिविएशन, ठीक है डिविएशन हो जाएगा। तो नेगेटिव डिविएशन और पॉजिटिव डिविएशन में क्या अंतर होता है, सब लॉजिक यही है। इसको तुमको समझना है कि अगर वेपर प्रेशर
वेपर प्रेशर किसका, प्योर। देखो अगर वाटर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा, सोल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है अगर उनकी मेजरमेंट के हिसाब से देखोगे तो पॉजिटिव डिविएशन होगा। और अगर प्योर के हिसाब से देखोगे, प्योर अगर यहाँ पे P1 नॉट P2 नॉट जो हमारे पास थे, प्योर वाटर थे, प्योर अल्कोहल था, अगर उसके हिसाब से अगर आप मेजरमेंट चेक करते हो तो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। ये बात हमेशा अपने अंदर बैठा लीजिए माइंड के अंदर, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर हम अगर यहाँ पे इसके उसको बनाते हैं, तो अभी हमने बनाया था कुछ देर पहले, हमने यहाँ पे चेक करो, हमने बनाया था कुछ ग्राफ ऐसे, यहाँ पे लिखा था P1 P2 नॉट, यहाँ पे था x1 x2 बराबर, यहाँ पे क्या था 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ था x1 बराबर 1 x2 बराबर यहाँ पे 0। तो हमने ऐसे P1 नॉट था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे ग्राफ ऐड किया था, अगर देखो ध्यान से, ऐसे और ऐसे। अगर मैं पॉजिटिव डिवीजन की बात करता हूँ, यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, पॉजिटिव की बात करता हूँ, पॉजिटिव डिवीजन। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान से सुनो, पॉजिटिव मतलब हो गया इसके इससे ज्यादा होना चाहिए इसकी वैल्यू, तो ये ऊपर से ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऊपर से जाएगा, ऐसे ऊपर से जाएगा, ऐसे। और अगर इसी बात को मैं नेगेटिव करूँ, अगर इसी बात को मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, नेगेटिव किसकी बेटा, नेगेटिव की बात करता हूँ, नेगेटिव की बात करता हूँ। तो नेगेटिव के अंदर क्या होगा, जो आपने बनाया है x1 x2 बराबर 0, माफ करना, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे नेगेटिव का, किसका बेटा, नेगेटिव का, किसका, नेगेटिव का चेक करोगे, नेगेटिव का चेक करोगे तो क्या होगा, ऐसे 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 हमने बनाया। तो यहाँ पे x1 बराबर 0 था, x2 बराबर 1 था, x1 बराबर 1 था, x2 बराबर क्या था, 0 था। तो यहाँ P1 नॉट P2 नॉट और P1 नॉट ऐसे था, ग्राफ ऐसे हमने पहले बनाया था। अब अगर निगेटिव की बात करेंगे तो नीचे से जाएगा, इसके नीचे से, इसके नीचे से, ऐसे ऐसे नीचे से, इसके नीचे से, या नेगेटिव डिविएशन का होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा नेगेटिव डिविएशन, मतलब उसके नीचे से जाएगा। यहाँ पे आप शो कर सकते हो Bp2 आइडियल वेपर प्रेशर x2 1 बराबर, ये देखो वही चीज जो हमने बनाया सेम, x2 बराबर 1 x1 बराबर 0 x2 बराबर 0 x1 बराबर। तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होता है अपने यहाँ पे एक्चुअल वेपर प्रेशर कर्व, ठीक है। इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है बेटा जी। अब बात करते हैं सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, किसकी बात करेंगे सर, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, किसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके बारे में होता है सर, ये होता है लिक्विड और सॉलिड के बारे में, किसके बारे में, लिक्विड प्लस सॉलिड के बारे में बात करता है यार। मतलब इसके अंदर जो भी चीज मिलाएंगे सॉलिड वाली चीज मिलाएंगे, और सॉलिड वाली चीज को जो हम लिक्विड के अंदर मिलाते हैं, जब हम सॉलिड वाली किसी भी थिंग्स को, इसके कंपोनेंट को मैं इसके अंदर मिक्स करता हूं तब क्या होता है, सिंपल है। इसको हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं सर, 4। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स। समझ गए मेरी बात। तो चलते हैं अच्छे से, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है। पहला हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी आपने राउल्ट्स लॉ को पढ़ा, तो राउल्ट्स लॉ के अंदर क्या हो गया, ध्यान सुनना मेरी बात को यहाँ, और भी यहाँ पे हम एग्जाम्पल को ले सकते हैं। यहाँ पे है कि लोअरिंग, इसका अर्थ क्या होगा, पहले इस पे हम डिपेंड करें, इसकी मीनिंग क्या होता है। रिलेटिव मतलब होता है क्या, रिलेशन, ठीक है। लोअरिंग मतलब क्या होता है सर, किसी चीज का सर डिक्रीज होना, कम होना, ठीक है। ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर मतलब वाष्प, जो हमारे पास वेपर होता है, वेपर मतलब जो हमारे पास जो भी वाष्प बनता है वो दाब। तो जो भी हमारा जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब में कमी कब आती है, किसी भी वाष्प जो वेपर प्रेशर है, उस वेपर प्रेशर में कब, उस वेपर प्रेशर की हमारा डिक्रीज कब होता है, कब हम किसी वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं आसानी से, कब वो वेपर प्रेशर में कमी आती है, इस बारे में हमको डिफाइन करना है। तो व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज द एडेड टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर इज द लोअर। समझ गए, ये बोल रहा है कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे आपने वाटर है, तो वाटर के अंदर आपने यहाँ पे साल्ट डाल दिया, ठीक है। तो साल्ट जो होता है सर, इसके अंदर मिक्स्ड डिजोल्व तो हो जाता है, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया सर, ये तो गैस में नहीं डिपेंड करेगा ना सर, ये गैस में थोड़ी कन्वर्ट होगा सर, साल्ट गैस थोड़ी ना बनता है कभी, तो ये वेपर नहीं होगा सर, ये तो वेपराइज नहीं होगा सर,
भाई साल्ट वेपराइज नहीं होता है, वाटर वेपराइज हो सकता है, साल्ट नहीं होगा। साल्ट तो वैसे का वैसे रहेगा, साल्ट थोड़ी ना गैस बनकर उड़ जाता है सर, समझो आप यहाँ पे। तो व्हेन द नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट इज द एडेड द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर इज द लोअर। मतलब अगर नॉन वोल्टाइल किसी भी नॉन वोल्टाइल थिंग्स को अगर हम किसी भी वाटर के अंदर सोल्यूबल करते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये क्या होता है, इसके जो वेपर प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। सो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पी इज द ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब इनके कहने का मतलब है कि हमारे पास जो पी प्योर सॉल्वेंट जो होता है हमारे, जैसे मतलब हमारे पास यहाँ पे वाटर है, समझना ठीक है, यहाँ पे क्या है वाटर है, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है वाटर प्लस साल्ट है, वाटर प्लस साल्ट है, ठीक है, साल्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये साल्ट है, ठीक है। तो वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को मैंने ऐसे कर लिया है, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया साल्ट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम एक चीज को चेक करते हैं, यहाँ पे सिर्फ वाटर था तो इसको बोल देंगे P1 और ये इसको बोलेंगे P1 और P2 भी वो है। अब P1 को आप मान लो चाहे यहाँ पे साल्ट को, और P2 को मान लो चाहे वाटर को, सर कोई दिक्कत नहीं सर, चाहे इसको 1 2 मान लो। अब रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, अगर ये सर वाटर यहाँ पे जब हमने साल्ट को ऐड कर दिया, सॉल्ट क्या है सर नॉन वोलेटाइल है, क्या है नॉन वोलेटाइल है, ये इसके अंदर ऐड ही नहीं होगा। अब बात ये हो गई सर, अब इसके अंदर वेपराइज होगा नहीं। अगर यहाँ वाटर था तो इसका वेपर प्रेशर हाई था, क्यों था, क्योंकि प्योर वाटर था, ये आसानी से क्या कर रहा था सर, आसानी से क्या कर रहा था, आसानी से वेपर हो जा रहा था, आसानी से उड़ जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर वाटर के अंदर हमने मिला दिया साल्ट, और साल्ट जैसे ही हमने इसके अंदर मिक्स किया, तब क्या हुआ, इसके जो वाटर थे, जो हमारे पास वाटर थे, समझो मेरी बात को यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, अब वाटर जो हमारे पास है इसके अंदर क्या आ गया सर, अब इसके ऊपर आ गए हैं क्या, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ऊपर आ गए हैं, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आ गए हैं, तो अब क्या करेंगे, अब ये तो वेपराइज होंगे नहीं, तो इस वाटर को क्या करेंगे सर, वेपर होने से क्या करेंगे सर, रोकना स्टार्ट कर देंगे, जिस वजह से जब रोकना स्टार्ट करेंगे तो वेपर होना तो चाहेगा, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो पाएगा जिस स्पीड से ये प्योर में हो रहा था। तो इस प्रकार से जब ये यहाँ से वेपर कम होगा तो फिर वहां से वेपर प्रेशर भी कम लगाएगा, यहाँ ज्यादा वेपर हो रहा था तो वेपर प्रेशर ज्यादा लगा रहा था, यहाँ पे वेपर प्रेशर सर कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन वोलेटाइल नमक को सॉल्ट को मिला दिया, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सर, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है, तो देन यहाँ पे P1 क्या है सर, प्योर वाटर ये वाला, और P1 क्या है सर, वहां पे हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल है, इज कॉल्ड द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर एट द रेशियो ऑफ P1 minus P/P0 is the known as the relative lowering vapor pressure। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है, ये इतना समझ में तुमको आ गया होगा, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे थोड़ा सा चेक करते हैं यहाँ पे कि राउल्ट्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, कहते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोडिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। इनके कहने का मतलब है आइडियल सॉल्यूशन से कंटेनिंग करता है द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज द इक्वल द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर। अब इनके कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा, भाई ये हमारे पास वाटर है, प्योर वाटर है, समझना यहाँ पे, ये हमारे पास प्योर वाटर है, आपने इसको बोल दिया सर P1, ठीक है, और ये हमारे पास प्योर वाटर नहीं है, क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके अंदर हमने दो चीज को ऐड कर दिया है, क्या क्या, एक हमारे पास सर साल्ट है जो नॉन वोलेटाइल है, क्या है, एक साल्ट है, क्या है बेटा, एक साल्ट है, और एक हमारे पास क्या है बेटा, वाटर है। अब साल्ट को जब हम इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे, ध्यान सुनना, अभी तक अगर इसके अंदर साल्ट ना ऐड करें तब दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा सर, सेम होगा सर, सेम होगा, इसका सेम। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया सर, साल्ट को ऐड किया, इसके अंदर साल्ट को ऐड किया, तब क्या होगा, अब वेपर प्रेशर, वाटर है ये, अब इसका वेपर प्रेशर सर कम हो जाएगा, Vp इसका कम हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका सर हाई हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि नॉन वोलेटाइल वेपराइज नहीं होता है, और जितना ज़्यादा यहाँ पे साल्ट को हम ऐड करते जाएंगे उतना इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। जितना कम साल्ट रहेगा वही कम रहेगा तो इसके जैसे हो जाएगा ये, वो ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा सर, उतना ज़्यादा ही वेपर करता जाएगा, मतलब यहाँ पे वो वेपराइज नहीं होगा। तो इतना इसके कहने का मतलब है राउल्ट लॉ का कि द सोल्टाइल आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग टू द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन बी द इक्वल द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन आर द गिवन टेम्परेचर। मतलब चाहे आप जितना टेम्परेचर दो नीचे से, अगर इसके अंदर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, मेजरमेंट ज़्यादा है,
तो वो फिर क्या करेगा सर, इफेक्ट करेगा किसके, उसके बीपी को, बीपी मतलब वेपर प्रेशर को, उसको क्या करेगा सर, इफेक्ट करेगा। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि जितना ज्यादा आप साल्ट मिलाते जाओगे उतना ज्यादा इसके सरफेस पे साल्ट के मॉलिक्यूल आते जाएंगे, और उतना ज्यादा, जितना ज्यादा सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे उतना वाटर को वो ऊपर क्या करेंगे सर, ऊपर क्या करेंगे सर, वेपर होने से मना करेंगे। और वेपर होने से मना करेंगे तो जब वेपर होगा नहीं, वेपर बनेगा नहीं, तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कि जब ये ऊपर ही नहीं जा पाएगा तो प्रेशर कहाँ से बना पाएगा, तो वेपर प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर किसके, मोल अंश के। जितना ज्यादा मोल अंश लोगे आप यहाँ नॉन वोलेटाइल थिंग्स की, उतने ज्यादा यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर सर कम हो जाएगा। यहाँ पे जिसके लिखा गया है कि एक्स बी, P1 माइनस P1 बराबर एक्स बी, जहाँ पे एक्स बी क्या है हमारे पास सर, ए मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन यहाँ Na/Nb, ठीक है। तो Na/Nb बराबर क्या होता है सर, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर ऑफ मास, मोलिकुलर ऑफ मास सॉल्यूट। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। तो सेम कंडीशन सबके अंदर वही चीज है, यही यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी है, सब ये मोल है, ये भी मोल है, ये भी मोल है, ये भी मोल है, सब मोल है सर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इज द Nb नंबर मोल ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इन सारी चीजों को यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, एलिवेशन ऑफ इन द बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट, आप देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिंपल समझो आप, अगर किसी चीज को आपको बॉइल करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर टेम्परेचर देना पड़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे आप, टेम्परेचर जितना ज्यादा, देखो देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे एक वाटर, ध्यान सुनना आप। एलिवेशन मतलब इसका, एलिवेशन मतलब होता है सर, एलिवेशन मतलब होता है सर किसी चीज का इंक्रीज होना, इंक्रीज होना, क्या होना, इंक्रीज होना। आप बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है सर, किसी के उबाल में सर कब अधिकता आती है, किसी के बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जानते हो ना, किसी को उबालना, 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 जो क्वथनांक बोलते हो आप। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक उन्नयन कब बढ़ता है, कब बढ़ता है, मतलब वहां पे जो उन्नयन, किसी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कब बढ़ता है, वो कब बढ़ता है, इस पे चेक करते हैं। ये हमारे पास है प्योर वाटर, समझना यहाँ पे, और एक हमारे पास है यहाँ पे सोल्यूशन, सेम वही कंडीशन, साल्ट वाला और वाटर वाला, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, आपसे एग्जांपल से पूछा हूँ, जो प्योर है जिसको मैं पी नॉट बोल देता हूँ, यहाँ पे P1 और P2 दोनों होगा, क्योंकि P2 क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे वाटर हो जाएगा, और P1 मान लेते हैं साल्ट हो जाएगा। साल्ट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, क्लियर है, नॉन वोलेटाइल है कि नहीं है जी। तो सिंपल सा है, दोनों का प्योर वाटर, इसके अंदर प्योर वाटर और सॉल्ट को डाल देते हैं। सॉल्ट को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से, सॉल्ट को हमें सॉल्ट को मैं येलो रंग से लिखूंगा, तो यहाँ पे सॉल्ट। अब आप अगर टेम्परेचर देना स्टार्ट करोगे, अगर आप टेम्परेचर देना स्टार्ट करोगे, इसको ज़्यादा टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर देखो तो ये क्या कर रहा है, वेपर बीपी में कन्वर्ट होगा, ये सर कम होगा बीपी में कन्वर्ट, क्लियर है। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल बना दिया है। ये वही कंसीडर, वही चीज है, ये इसको उड़ने से मना करेगा, सिंपल। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन द टेम्परेचर इज द वेपर प्रेशर ऑफ बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली a वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विथ increased temperature but vapor pressure of the solvent decrease in the pressure of non volatile solute। अगर यहाँ पे अगर आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे नमक को आपने इसके अंदर डाल दिया, वोलेटाइल सॉल्यूट, आप अगर नमक को अगर इसके अंदर ऐड कर दिया तो उसका ऑटोमेटिक से डिक्रीज हो जाएगा, उसका 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 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो एलिवेशन ऑफ पॉइंट, तो क्या करोगे उसके अंदर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब फिर आप क्या करोगे, इसका टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे। अगर यहाँ पे हमने 100 डिग्री सेल्सियस रखा है, यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस रख देंगे, तो इसका एलिवेशन ऑफ पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेशन ऑफ पॉइंट बढ़ जाएगा। अब क्या टेम्परेचर ज्यादा देगा तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा रन करेंगे आपस में, ज्यादा टकराएंगे, तो इस वजह से जो नमक होगा, नमक उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा पाएगा सर, इस वजह से जो साल्ट होगा, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट पे बात करते हैं सर, डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सेम कंसीडर है पीछे वाले का, कि भाई पानी में आपने देखा होगा कभी, आप फ्रिज में जब फ्रीजर में रखते हो वाटर, तो दो तरह से आप ऐड कर लो, बस खत्म कहानी। आप फ्रीजर है आपके पास, आप इसको अपने घर पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बार वाटर को, प्योर वाटर रख दो फ्रीजर के अंदर,
और एक बार आप साल्ट के साथ वाटर को रख दो, ठीक है। तो साल्ट के साथ जब वाटर रखोगे तो उसको फ्रीज होने में टाइम लगेगा, उसको फ्रीज होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल चीज मिला दिया है, ये जल्दी से जमेगा नहीं सर। और यहाँ प्योर हो गया, जल्दी से सब जम जाएगा, ये सर जल्दी फ्रीज हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है। तो एलिवेशन डेयर पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया यहाँ पे कि किसी कोई चीज़ के जमने में, जब कोई चीज़ को हम यहाँ पे फ्रीज करते हैं तो उसमें कमी कब आती है? जब उसके अंदर कोई भी नॉन वोलेटाइल चीज़ होती है तब उसके अंदर कमी आती है। यहाँ पे यूज करते हैं डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नो एट द डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिस्पर्सन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डेल्टा टी एफ। इसको हम डेल्टा टी एफ से डिफाइन करते हैं। किससे बेटा? डेल्टा टी एफ से डिफाइन करते हैं। किससे? डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? टी वन नॉट ऑफ फ्रीजिंग बाई टी एफ। टी एफ क्या है सर? फ्रीजिंग पॉइंट जब प्योर वाटर था, तो टी एफ नॉट जब प्योर वाटर था उसका है। टी मतलब टेम्परेचर, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। टी मतलब टेम्परेचर, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसका? जब ये सोल्यूशन के अंदर था। समझ गए? हाँ जी। तो यहाँ पे टी एफ एम, तो यहाँ पे आप सीधा नॉलेज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सिंपल सा नॉलेज बोल सकते हो सर, जो हमारे मोलालिटी की डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करता है? मोलालिटी पर। किस पर डिपेंड करता है सर? मोलालिटी पर। मतलब यहाँ से आप अगर सिंपल डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू होता है सर स्मॉल एम। स्मॉल एम को जब यहाँ पे डेल्टा टी एफ बराबर हटाते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास एक स्थिरांक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं के एफ प्रोपोर्शनल टू एम। और एम बराबर मोलालिटी बराबर क्या होता है? मोलालिटी बराबर ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो इसकी जगह हमने इसको ऐड कर दिया, बाकी डेल्टा टी एफ सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से हम फार्मूले को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम यहाँ पे। जी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम। व्हाट इज द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक? ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हाट इज द ऑस्मोसिस? इसको समझना है तो मैं पहले इसको समझा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखो आप समझो मेरी बात को। आपके पास मान लो कोई एक वसेल है, कुछ इस तरह से वसेल है ऐसे, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है समझना मेरी बात। ऐसे है हमारे पास, एक यहाँ पे बर्तन है, एक यहाँ पे बर्तन है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक SPM लगाता हूँ। SPM क्या बोलते हैं इसको? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके ठीक है। इसके अंदर सिंपल लॉजिक ये है बेटा कि अगर इसके अंदर वाटर है, समझना, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर वाटर है, और इसके अंदर वाटर और प्लस साल्ट दोनों है, वाटर प्लस साल्ट दोनों। तो एक बात को हमेशा याद रखना कि जिसके सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट जिधर कम होता है उधर से क्या होता है, उधर से जिधर कम होता है, जिधर कम होगा। अगर यहाँ पे लार्ज अमाउंट है सॉल्वेंट की, यहाँ पे सर लो अमाउंट है, तो इस सॉल्वेंट इधर से इधर जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि लो की तरफ हो जाना स्टार्ट करता है। और जो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। और ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सिंपल लॉजिक है, जो सॉल्वेंट इधर से इधर आ रहा है, आप इधर से क्या करो, एक पिस्टन से यहाँ पे प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दो। जो प्रेशर यहाँ पे लगाओगे तो ये थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, यहाँ पे इसका एरिया यहाँ पे कम होता जाएगा। तो इस पर प्रेशर जब लगाओगे तो प्रेशर होने की वजह से जो सॉल्वेंट इधर से इधर आ रहे थे अब वो आना यहाँ से बंद कर देंगे, अब ये इधर से इधर यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, एक सिंपल लॉजिक सर, ऑस्मोटिक प्रेशर। What is the osmosis? Is the phenomena of the spontaneous flow of the solvent molecules। देखो यहाँ पे चेक कर लो, इसके molecules इसके अंदर इधर से इधर आ रहे हैं। तो इन द यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन और फ्रॉम द डाइल्यूट सोल्यूशन द कंसंट्रेशन सोल्यूशन इट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द एब नोबेल्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर प्रेशर आप सोल्यूशन में लगाना स्टार्ट करते हो, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर है। दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पाई से डिफाइन करते हैं। किससे बेटा? पाई से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो इसको। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा चीज़ें। आज का लेक्चर एक जानदार रहा है और लेक्चर एकदम बेहतरीन तरीके से रहा होगा। ठीक है बेटा, सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर दिया है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे अगर प्रॉब्लम बना रही हो नीचे कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सर चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जो भी प्रॉब्लम आए आप नीचे मैसेज कर देना, आपको बताया जाएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट। और यहाँ पे बस बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना है, सब धीरे धीरे इसके हिसाब से नोट्स बनाते जाना है और चीज़ों को एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, मैनर के हिसाब से यहाँ पे अच्छे से मल्टीपल करके पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।